Assalamu alaikum everyone. How are you all? Welcome to Physics Verse. So we are in the extra class. This is the third consecutive week which we are having an extra class. And आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 2.3 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी लास्ट चैप्टर ऑफ थर्मल फिजिक्स करेंगे. And one of the good part of this chapter is since most of the students are afraid of having calculation based questions, but ये पूरा chapter theoretical है. This chapter does not have any single formula. कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली चार चीजों की बात करेंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड ways of, I mean, reduce heat loss. Ways to reduce heat loss. ये चार चीजें: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, the ways through which you can reduce heat loss. ठीक है बेटा. एंड चार ही सेक्शन है इस चैप्टर में, चार चीजें, चार सेक्शन, each thing composed of one section. तो स्टार्ट करते हैं बेटा, शुरू करते हैं इस चैप्टर. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्लास स्क्रीन. और ये हमारे पास चैप्टर है 2.3 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. तो बेटा इस चैप्टर में एज आई टोल्ड यू वी हैव 4 सेक्शंस, वी हैव 4 कॉन्सेप्ट्स एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज कंडक्शन. तो कंडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कंडक्शन क्या है बेटा? कंडक्शन इज दैट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी which happens with the aid of molecular vibration और atomic vibration. तो जितने भी सॉलिड्स हैं, भले वो कॉपर हो, भले वो वुड हो, भले वो प्लास्टिक हो, भले वो ग्लास हो, every matter, if it is solid, particles of that matter makes molecular vibration और atomic vibration. तो वाइब्रेशन की बिना पे क्या होता है? वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं. ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. जब वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो बेटा जो एनर्जी उनके पास है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रांसफर करते हैं. ठीक है बेटा. तो ये तो सब सॉलिड्स में होता है, बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मेटल्स, मेटल्स के पास एक खास चीज है. क्या है वो खास चीज मेटल्स के पास? आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स. व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेटल्स हैव? मेटल के पास क्या खास है जो इंसुलेटर्स के पास नहीं? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो इंसुलेटर के पास भी है. ताहा, इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन. यस ताहा, फ्री मूविंग आयंस कह सकते हैं बेटा, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. सो metals have one special thing and that special thing is free electron. ठीक है बेटा. सो पहले तो एक काम करते हैं, हम कंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं. और वो क्या है बेटा? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हिच हैपेंस बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये हमारे पास कंडक्शन की डेफिनेशन आ गई. अब मैं स्पेसिफिकली आपको आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा व्हाट हैपेंस व्हेन कंडक्शन occurs in wood, which is an insulator, which is not a good conductor of heat, and what happens when conduction occurs in copper, which is a metal which is considered as a good conductor of heat. सही बेटा. सो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, एक थर्मल कंडक्टर होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन दिस चैप्टर. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में हम सेक्शन 4 में पढ़कर आ गए हैं और क्रैश बैच में उन्हीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. बट हियर स्पेसिफिकली इन दिस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मल कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स जो कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा सकें. ठीक है. जस्ट लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैंड, मिट्टी, थर्मल कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है. तो नॉट एवरी टाइम कंडक्टर थर्मल भी हो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हो. अब जैसे मेटल है, मेटल थर्मल कंडक्टर भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है. ठीक है. So we'll be focusing on electrical conduction in this chapter. अब बेटा अगर मैं बात करूं कॉपर की, मुझे एक बात बताओ. मैं एक सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करता हूं. ट्रैफिक जैम हुई हुई है. ठीक है. और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम हुई हुई है. जैसे वो आता है ना, ब्लेसड फ्राइडे आता है या ब्लैक फ्राइडे आता है, तो आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं यूएस की कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम हुआ है, लोग पूरे के पूरे शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं. ठीक है. तो इस तरह का ट्रैफिक जैम हुआ है.
ठीक है, एंड ट्रैफिक जैम में कार्स हैं एंड बाइक्स हैं, ठीक है बेटा। इस ट्रैफिक जैम में सबसे पहले, कीपिंग इन द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इन माइंड, सबसे पहले कौन निकलेगा, कार्स या बाइक्स? बाइक्स। व्हाई? बिकॉज द इट्स नॉट लाइक दैट कि उनकी स्पीड ज्यादा है कार से, द साइज ऑफ द व्हीकल इज स्मॉलर, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन दिस एग्जाम्पल, और इसमें मैं कार्स और बाइक्स हटाकर बात कर रहा हूं किसकी बेटा? एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा एटम बाउंड है, एटम बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल 3 डायमेंशन में बताऊं, एक एटम के गिर्द 6 एटम्स है। मुझे देख लो, मैं एटम हूं, ठीक है। एक दीवार, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम। आई एम बाउंडेड विद 6 एटम्स, ठीक है। मैं बाउंड हुआ हुआ हूं, मैं बंद हुआ हुआ, मैं कैद हुआ हुआ हूं। तो एटम फार, तो एटम फार डिस्टेंसेस पे मूव नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। एटम क्योंकि फार डिस्टेंसेस पे मूव नहीं कर सकता, तो दैट इज वाई वुड ओनली हैज एटम्स, ठीक है। वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वुड एज अ बेटर कंडक्टर बिहेव नहीं कर पाती। अगर मैं आपको रफली एस्टिमेट प्रोवाइड करूं, तो बेटा कंडक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन, लगभग 5 से 10% होती है। मेजर प्रोपोर्शन या मेजर काम कंडक्शन में जो करवाता है, वो करवाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, because the size of the electron is very small as compared to atom. They are free, they can move anywhere within the metal, ठीक है बेटा। So this is one of the reason that copper is a better conductor as compared to wood, because copper के पास दोनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन है। कॉपर के पार्टिकल वाइब्रेट भी कर सकते हैं, एंड वाइब्रेट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट एनर्जी लेके जा सकते हैं। एंड कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हीट एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोर फास्टली, मोर एफिशिएंटली ट्रैवल करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। अनलाइक वुड, अनलाइक कॉपर, हमारे पास वुड के पास सिनेरियो क्या है? वुड ओनली हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। देखें यहाँ पे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं कॉपर में, ये रेड वाले, लेकिन वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यानी होल सोल वुड की कंडक्शन डिपेंडेंट है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, विच इज नॉट एफिशिएंट इनफ, ठीक है। 5 से 10% उसकी एफिशिएंसी होती है, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कंडक्शन करवाता है। दैट इज वाई वुड इज नॉट बिहेविंग हियर एज अ गुड कंडक्टर। अब एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि अगर मैं कॉपर को हीट अप करूं, कॉपर बर्न नहीं होगा, ठीक है। वही सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं वुड को प्रोवाइड कर दूं, वुड बर्न होना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। डू यू गाइस हैव एनी आंसर फॉर दिस? क्यों वुड क्यों जलना शुरू हो जाएगी? ऐसा क्या हो रहा है वुड के अंदर जो कॉपर के अंदर नहीं हो रहा? वुड कंडक्टर तो नहीं है, शावेद आप बताओ। Sir, wood's melting point is low. वुड तो मेल्ट नहीं हो रही, वुड तो बर्न हो रही है। जहीम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, they don't have the, you say, delocalized electrons that can vibrate and move energy, thermal energy from one end of the object to the other end. ठीक है, मानते हैं उनके पास डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जल क्यों रहा है ये समझ नहीं आ रहा। Oh, okay. Because they actually are combustible ओके, like चलो ठीक है। इब्राहिम तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वर्ड के ना एक एंड पे ना एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ना जब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक जगह स्टैक हो जाते हैं। और स्टैक होते हैं और एक ही जगह पे मूव करते रहते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाता, इसकी वजह से शायद आग लग जाती है। बिल्कुल यही रीजन है बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा देखो, इट्स लाइक ह्यूमन बीइंग, बेटा हमारे ऊपर अगर फाइनेंशियल बोल रहा हूँ, मेंटल बर्डन पड़ता रहे, ठीक है, इसकी भी टेंशन मिल गई, उसकी भी टेंशन मिल गई, इधर की भी टेंशन मिल गई। आसान लफ्जों में मैं हम अपने जो सर्किल के टीचर्स और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जनवरी के बाद जो है ना, हमारी कहानी डिफरेंट होती है। जनवरी से पहले जो है ना,
हमारे लिए हवाएं चल रही होती हैं, हमारे कानों में गाने बज रहे होते हैं, एक जिंदगी पुरसुकून चल रही होती है। बट आफ्टर जनवरी क्रैश कोर्सेज स्टार्ट एंड रमजान आता है, तो हमारे ऊपर एक मतलब सिलेबस को कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी, ये करना है वो करना है, बड़ी टेंशन बढ़ जाती है। तो बिफोर जनवरी आई हैड 3 days ऑफ, फ्राइडे सैटरडे संडे, तीनों दिन ऑफ होते थे, मेरा दिल जो चाहेगा वो करूंगा। बट आफ्टर दैट, आफ्टर जनवरी, देखो मैं आपके सामने सैटरडे को भी बैठ रहा हूँ, फ्राइडे को भी बैठ रहा हूँ, संडे को भी बैठ रहा हूँ। एंड लाइक यू आई हैव अदर बैचेस एज वेल, ओ लेवल्स, IGCSE, AS, A2, फिर आई मीन मॉर्निंग में जो पढ़ाता हूँ एंड ऑन साइड जो पढ़ाता हूँ, सबके साथ यही सिनेरियो चल रहा है, सबकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। तो मेंटल बर्डन पड़ना शुरू हुआ। ठीक है, अब अगर इस मेंटल बर्डन को मैं रिलीज नहीं करूंगा, क्या होगा? बर्नआउट आ जाएगा, कि जो सामने आएगा उसको गिरीबान से पकड़ के चमाटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेंटल बर्डन हटाना जरूरी है। ठीक है, अब वुड बेचारे के साथ क्या हो रहा है, जैसा इब्राहिम ने बताया, सारी की सारी हीट एनर्जी वुड की एक ही जगह जमा हो रही है। अब देखो हीट एनर्जी से पता है क्या हो रहा है, 2.1 में क्या पढ़ा था, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दे मूव फास्टर, एंड इफ दे मूव फास्टर दे कोलाइड फास्टर विद ग्रेटर फोर्स, तो पार्टिकल यू टकरा रहे हैं। अब इस टेम्परेचर बढ़े जा रहे हैं, पार्टिकल देखो टकरा रहे हाई स्पीड से, और एक वक्त आएगा पार्टिकल टकराते टकराते इतनी हाई स्पीड से टकराना शुरू हो जाएंगे दैट दे विल जनरेट अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। मसला पता है क्या है, वो हीट एनर्जी एक जगह पे रुकी हुई है, आगे पास नहीं हो रही। तो क्या होगा, उस रुकी हुई हीट एनर्जी की वजह से एक ही पॉइंट पे हीट एनर्जी जमा होना शुरू हो जाएगी, एंड इन द एंड दिस विल कॉज बर्निंग। अनलाइक वुड, कॉपर क्या कर रहा है, उस बर्डन को आगे ट्रांसफर किए जा रहा है हॉट एंड से कोल्ड एंड पर। ठीक है बेटा, लेकिन वुड ये काम नहीं कर पा रहा। ठीक है बेटा, तो अ लाइफ लेसन फॉर यू गाइस। ठीक है, जब भी आपके पास, क्योंकि आप ऐसा नहीं है आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है, आप भी इंसान है, आप लोगों को पढ़ाई का बर्डन होता है, आप लोगों पे एक्सपेक्टेशंस मीट करने का बर्डन होता है, आप लोगों के अपने पर्सनल बर्डन होते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम जो होता है ना वो निकालें। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ गेटिंग एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ठीक है, पिछले साल मेरे पे बर्डन आया, मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दी, पेंटिंग सीखना शुरू कर दी। ठीक है, कैंडल मेकिंग कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, क्ले पॉटरी में अपने आप को एनरोल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर डेली रूटीन, जस्ट टू ईज योर माइंड, सो दैट वो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर हावी ना हो जाए एंड आपकी चीजें खराब होना शुरू हो जाए। ठीक है बेटा, सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास, बट बीच में एक चीज आई जो मुझे लगा कि आपको इस चीज से हेल्प हो सकती है, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो वुड में पार्टिकल्स एक ही जगह पे वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी स्टैक अप कर लेते हैं और इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि वुड बर्नआउट शुरू हो जाता है। जबकि कॉपर बीइंग अ स्मार्ट वर्कर उसको रिलीज करता रहता है, जो हीट एनर्जी जमा हो रही है हॉट एंड से कोल्ड एंड पे लेके जाया जा रहा है। दैट इज वाई कॉपर इतनी आसानी से बर्न नहीं होता। सही है बेटा। नाउ अब बात करनी है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स क्या है बेटा, वो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट एनर्जी बहुत तेज एफिशिएंटली ट्रांसफर करते हैं, वो गुड कंडक्टर्स हैं। एंड क्या स्पेशल होता है इनके पास, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स बता दिएगा गुड कंडक्टर्स की। मेटल्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर्स, तो आप मेटल्स को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड जब आप बात करते हैं गुड कंडक्टर्स की, तो देयर इज वन मोर वे थ्रू विच यू कैन कॉल गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स को आप बैड इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अ गुड ड्राइवर इज नॉट अ बैड ड्राइवर, ये वाली बात हो रही है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स आर बैड इंसुलेटर्स। Similarly, what are good insulators? They can't pass the heat energy from one point to another point efficiently as they lack free electrons. ठीक है, कुछ एग्जांपल दे दिएगा, वुड हो गई, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, एक्सेट्रा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ good insulators. Since they are good in insulation, so they are bad in conduction. ठीक है बेटा, तो they are also known as bad conductors. ओके, तो अभी हम लोगों ने बात की कंडक्टर्स की, द मटेरियल्स जो कि हीट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करते हैं, वन बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और एटॉमिक वाइब्रेशन एंड वन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा,
गुड कंडक्टर गुड इंसुलेटर्स की भी बात कर ली. व्हाट हैपेंस व्हेन कंडक्शन अकर्स इन कॉपर, व्हाट हैपेंस व्हेन कंडक्शन अकर्स इन वुड, ये भी बात कर ली. नाउ आई हैव एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इनफैक्ट इससे रिलेटेड सवाल भी आ चुका है. मैं आपको ग्रुप पे, बल्कि मैं इस चैप्टर का होमवर्क के तौर पे आपको वो असाइनमेंट दूंगा, उसको जरूर आप देखिएगा. 04002 से कॉल आ रही है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. बेटा अब हमारे पास एक पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, एंड you'll आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको क्या लगता है क्या जवाब होना चाहिए? सवाल है, मैंने पहले समझ लें सवाल. मैंने बेटा एक आयरन की रॉड रखी है इस तरह, और एक वुड की रॉड रखी है इस तरह, और इन दोनों को कवर कर दिया एक पेपर के पीस से. ठीक है, मैं डायरेक्टली आयरन को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं और वुड को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं. ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट ऑफ द पेपर इस हीट एनर्जी के एप्लीकेशन पे बर्न होगा? वुड वाला पार्ट ऑफ द पेपर या आयरन का पार्ट ऑफ द पेपर? ठीक है बेटा, चैट बॉक्स. वुड वाला, आयरन वाला, वुड वाला. चलो मिक्स सवाल आ रहे हैं, मिक्स जवाब आ रहे हैं. सालार तुम क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. सर आयरन वाला पार्ट आयरन वाला बर्न पार्ट, होगा। ठीक है. अब्दुल्ला बेटा, सेंड द मैसेज टू चैट क्वेश्चंस. ओके, अहमद. सर आयरन वाला। आयरन वाला, ठीक है. व्हाट अबाउट यू अरदान? आई थिंक आपका माइक काम नहीं कर रहा. उमर तुम बताओ. सर आयरन। आयरन, ठीक है. उरुशाम? Sir, wood. वुड. व्हाई वुड, उरुशाम? Sir, because energy is stacked over there, and when there is more kinetic energy, the heat will be stacked there, and the wood will be like it will catch fire, due to which the paper will catch fire. Perfect. That is the concept. Thank you so much. And Abdullah Ahmad, you are also telling the same thing, which Rusham said, कि वुड में एक जगह पे पार्टिकल, आई मीन हीट एनर्जी स्टैक कर रहा है. सही है. जबकि कॉपर आयरन में क्या हुआ है, वो हीट एनर्जी आयरन ने आगे कोल्ड एंड पे पहुंचा दी. ठीक है, तो दिस बिकम्स हॉटर, ये हीट एनर्जी ट्रेवल करवा देता है आगे. लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी आगे ट्रेवल हो ही नहीं रही है, या बहुत स्लोली हो रही है. ठीक है, तो बेटा वुड पार्ट ऑफ द पेपर विल गेट बर्न. दिस इज एन एमसीक्यू. आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेफरेंस ऑफ दिस एमसीक्यू, ये कब आया था. तो ये रेफरेंस मुझे याद नहीं है इसका ये कब आया था, लेकिन ये आईजीसीएसई के पेपर में एक सवाल आया था, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा आपको हाथ के हाथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दूं, और आपका ये आंसर आ गया. ठीक है, वुड साइड बर्न होगी क्योंकि वुड एक जगह पे अपनी सारी की सारी हीट एनर्जी को स्टैक कर रहा है, जमा कर रहा है, जबकि कॉपर या आयरन जो भी मेटल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूअसली उसे ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है बेटा. Now, there's one more concept as far as the alternative to practical is concerned. ठीक है, ये पूरा एक सवाल है अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का, जो कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह होमवर्क की सूरत में दूंगा इस चैप्टर के. एंड सवाल क्या है बेटा, वी नीड टू कंपेयर विच कंडक्टर्स या विच मटेरियल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. तो एक बात बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, और वो ये, जब भी हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो वी हैव टू सेट सम कांस्टेंट पैरामीटर्स. ये बात आप लोगों को ए लेवल्स में और ओ लेवल्स में भी, इनफैक्ट ना सिर्फ फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत काम आएगी. ये चीज माइंड में रखना. व्हेनेवर यू आर अबाउट टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स, यू ऑलवेज हैव टू सेट सम कांस्टेंट पैरामीटर्स. मैं अगर दो बच्चों को कंपेयर कर रहा हूं तो बेटा आई हैव टू मेक श्योर दे आर फ्रॉम द सेम क्लास. I have to make sure they spend same amount of time on studies. I have to make sure they are reading from the same book, and I have to make sure कि उनका IQ लेवल भी सेम है. तब एक फेयर कंपैरिजन की बात होगी कि यार ये अच्छा पढ़ रहा है, ये
ये मतलब इसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स मुझे सेट करना पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं चार मटेरियल की, कॉपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, ग्लास हो गया, तो बेटा इनको कंपेयर करने के लिए आई हैव टू सेट सम कांस्टेंट पैरामीटर्स। हादिया हसीब, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैं ये कह रही थी कि नमाज ब्रेक आप लेंगे? नमाज ब्रेक या 2 आवर्स की स्ट्रेट क्लास है, तो आप बीच में आई मीन इसको नमाज पढ़कर आ जाइएगा, देन रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है। ओके, सो कॉपर, आयरन, प्लास्टिक एंड ग्लास, ठीक है, हम इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ लुक एट द डायग्राम। मैं डायग्राम आपको थोड़ा समझाता हूँ। डायग्राम में बेटा क्या हो रहा है, डायग्राम में मैंने कॉपर, आयरन, प्लास्टिक, ग्लास, चार रॉड्स हैं जिनका कुछ पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट अंदर मौजूद है हॉट वाटर के अंदर, ठीक है। यानी फ्रॉम हेयर दे आर रिसीविंग हीट एंड हीट एनर्जी हॉट से कोल्ड एंड पे ट्रांसफर करवा रही है, ठीक है बेटा। नाउ ईच रॉड हैज सम वैक्स एट द एंड, और उस वैक्स के साथ हमने एक पी, मटर का दाना, स्टिक किया हुआ है। सही है बेटा। तो अब देखें आगे क्या सिनेरियो। हमें कंपेयर क्या करना है कि कौन सा रॉड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा रॉड का मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें कैसे पता चलेगा विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? एनीवन? बेटा चैट बॉक्स में बताइएगा विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चैट क्वेश्चंस पे मैसेज करो बेटा, दुआ। कॉपर, नो नो, हमें पता कैसे चलेगा? व्हाट शुड बी द प्रोसेस वेयर द पी फॉल्स फर्स्ट? यस, पी फॉल्स फर्स्ट, ठीक है। वी कैन डू इट कॉज नन ऑफ देम आर फेयर टेस्ट। नहीं नहीं, कांस्टेंट पैरामीटर्स सेट करने के बाद, ठीक है। वो रॉड जिसका, बेटा नमाज ब्रेक का अभी मैंने बताया आपको, क्लास विल कंटिन्यू, आप नमाज पढ़ के वापस रीज्वाइन कर लीजिएगा एंड यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। सही है। तो बेटा सुने क्या फरमाया मैंने, क्या बताया मैंने आपको? द रॉड whose wax melts first and P falls first is the best conductor of heat, क्योंकि सबसे फास्ट हीट एनर्जी उस पर ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है बेटा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन through which we'll identify which rod is the best conductor of heat. Now beta, what are the constant parameters if I'm comparing the 2 or 3 or 4 conductors together? पहली चीज, मैं तमाम rods की लेंथ बराबर रखूंगा, लेंथ ऑफ ईच रॉड मस्ट बी सेम। दूसरी चीज, द क्रॉस सेक्शनल एरिया और द डायमीटर और द विड्थ ऑफ ईच रॉड मस्ट बी सेम। एक ही बात है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर, विड्थ, ठीक है, ये हम तमाम रॉड्स की सेम रखेंगे। तीसरा क्या रीजन हो सकता है कांस्टेंट पैरामीटर्स का? अमाउंट ऑफ वैक्स ऑन ईच रॉड मस्ट बी सेम। ऐसा ना हो एक रॉड पे हमने ज्यादा वैक्स लगा दी जिसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तमाम के ऊपर अमाउंट ऑफ वैक्स सेम हो। चौथा, साइज ऑफ द पी ऑन ईच रॉड मस्ट बी सेम, ठीक है। एंड पांचवा, इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ ईच रॉड मस्ट बी सेम। तो दैट इज वाई मैंने तमाम रॉड्स को एक ही पानी में इंसर्ट किया हुआ है, हॉट वाटर में, और तमाम रॉड्स का दूसरा एंड रूम टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा। तो दीज आर 5 कांस्टेंट पैरामीटर। एग्जामिनर कोई 2 कांस्टेंट पैरामीटर आपसे पूछता है, ठीक है, तो मैंने आपको 5 बता दिए, कोई भी 2 लिख दिएगा इन 5 रीजन में से, ठीक है बेटा। तो length of the rods must be same, diameter of the rods must be same, amount of wax used at the end of the rod must be same, temperature difference with which the rod is going through must be same, the size of P on each rod must be same. And the observation क्या है बेटा? The rod whose wax melts first, whose P falls first, is the best conductor of heat. And बेटा इस रेस में कौन जीता है? कॉपर।
तो इस सवाल में मतलब एग्जामिनर ने पूछा था कांस्टेंट पैरामीटर्स बताओ, हाउ वील गेट टू नो विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हमने उसका ऑब्जर्वेशन नीचे जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से, द मटेरियल whose wax melts first and p falls first is the best conductor of heat। ठीक है, ये बता दिया। लास्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने एक और पूछा था, हाउ कैन यू मेक दिस एक्सपेरिमेंट मोर बेटर, या हाउ कैन यू मेक दिस एक्सपेरिमेंट मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो आप लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हाउ कैन वी मेक दिस एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट या मोर एफिशिएंट। रिपीटिंग इट कर सकते हैं, लेकिन मोमिना थर्मल के क्वेश्चन में जो है ना, रिपीटिंग बहुत कम किया करो, क्योंकि इसके बड़े मसले हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ। ये मुझे एक पॉइंट पता चला है, जैसे मोमिना ने बोला और एक और बच्चे ने बोला कि रिपीट कर ले। बेटा थर्मल के क्वेश्चन में ना रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझिएगा क्यों। पानी गर्म है, ठीक है, आप उस पानी को अगर ठंडा करेंगे, ठीक है, तो एवोपरेशन की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू कम अप विद द न्यू सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपने नया पानी लेकर पानी लेकर आके उसे गर्म करना होगा, नई सेट ऑफ क्या कहते हैं, वैक्स लगानी होगी। हो सकता है गर्म पानी की वजह से आपकी प्लास्टिक ट्यूब मेल्ट हो चुकी हो। तो रिपीटेटिव सिनेरियो थर्मल फिजिक्स में जितना कम कर सकते हैं उतना कम किया करें। ठीक है, चलो चैट बॉक्स वापस ओपन कर रहा हूँ। Using stopwatch, using heater, temperature increase, do the experiment 3 to 5 times with the same fair stuff। ज़हीम तुम क्या कह रहे हो? Sir, why don't we just cover it with an aluminum sheet? It would prevent the hot air from going out of the experiment area. So हाँ like it कर becomes सकते more हैं, बिल्कुल efficient. कर सकते हैं। ठीक है, measuring time taken for each pea to fall, expose area of rods, वो तो कर रहे हैं बेटा गाने में, ये तो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ये, तभी तो पता चल रहा है किसकी पी सबसे पहले फॉल कर रहा है। प्लेस देम इक्वल साइड बाय साइड, वो भी किया हुआ है कशफिया एल्यूमिनियम शीट से कवर कर दें, एक्सेप्टेबल, वो भी हुआ है ऑलमोस्ट। स्टॉप वॉच, यूजिंग मोर पीस ऑन वन रॉड, कनीज फातिमा पहुंच गई भाई। ठीक है, कनीज फातिमा, वैसे मैं भी कनीज फातिमा ब्लॉक 1 में रहता हूँ। ठीक है भाई, तो देखें, दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन मेक दिस एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट। ठीक है बेटा, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कैसे इस पूरे प्रोसेस को एक्यूरेट बना सकते हैं, we can plot a graph of number of peas fallen versus time taken। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ पीस फॉलन P1, P2, P3, P4 एंड P5। ठीक है, ये पेपर्स नहीं है, ये मटर है। तो बेटा पहला पी जब फॉल हो तो आप टाइम मेजर कर लें, दूसरा पी फॉल हो आप टाइम मेजर कर लें, तीसरा पी फॉल हो आप टाइम मेजर कर लें, चौथा पी फॉल हो टाइम मेजर कर लें, पांचवा पी फॉल हो आप टाइम मेजर कर लें। एंड नाउ यू हैव अ सेट ऑफ नंबर ऑफ पीस फॉलन वर्सेस टाइम, दैट यू कैन प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, and you can clearly see the number, all the peas fallen by copper is taking least amount of time, and that is how, by looking at the graph, we can clearly say that the copper is the best conductor of heat। 5 के 5 पीस आयरन के देर से फॉल कर रहे हैं, 5 के 5 पीस ग्लास के और देर से फॉल कर रहे हैं, और प्लास्टिक के तो 5 पीस तक की कहानी ही नहीं जा रही। ठीक है, so that is how, by looking at the graph, that the least amount of time the material is taking to fall all the piece, to melt all the wax, वो बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है बेटा, सो क्या लिखा है, by using multiple piece on one rod, graph of number of piece fallen versus time is can be plotted, high gradient graph represents best conductor। ठीक है बेटा, and that is how हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। एक बच्चे का मैसेज आया है, वो अपने दुख का इजहार कर रहा है, सर मैं सिर्फ आज 30 मिनट्स तक की क्लास ले सकता था, और मैं क्लास में जैसे ही आया
आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू कर दी। मैं माजरत चाहता हूँ यार, मुझे नहीं मालूम था आपका इतना कीमती वक्त था। जोक्स, आई मीन कोई सीरियस बात नहीं है, दिल पे नहीं लेना। ना बेटा, अब जरा सुनो। हमने कंडक्शन को सॉलिड के डोमेन में पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। उमर बेटा क्या बोल रहे हो? सर एक सवाल है मेरा कि ये जो साइज ऑफ पी है और टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस तो कांस्टेंट थोड़ी, वो तो जीरो ही होना चाहिए ना। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ईच रॉड, मतलब रॉड का इनर एंड और आउटर एंड, इसका टेम्परेचर डिफरेंस, ये जीरो कैसे होगा? और सर दूसरी चीज, साइज ऑफ पी अगर कांस्टेंट ना भी हो तो फिर भी फॉल तो होगा ना, तो उसको कांस्टेंट क्यों करते हैं? कांस्टेंट इसलिए क्योंकि अगर एक पी छोटा है एक पी बड़ा है तो उसका वेट ज्यादा होगा। अब वेट ऑलरेडी उसे डाउनवर्ड पुल कर रहा है, ठीक है। तो भारी पी के लिए तो फॉल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अच्छा बेटा, आप देखो, हमने सॉलिड्स के हिसाब से पूरी बात कर ली, ठीक है। द materials which have free electrons are the good conductors of heat. The materials which does not have free electrons are not the good conductor of heat. ये तो सॉलिड के डोमेन में बात हो गई, ठीक है। What about the liquids? What about the gases? गैसेस की पहले बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, गैसेस के अंदर क्या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है? नहीं। पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सवाल ही पैदा नहीं होता मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का। गैसेस में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। पार्टिकल्स आर फार, आई मीन दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, आसान लफ्जों में, ठीक है। तो गैसेस कांट बी अ गुड कंडक्टर। अब बात होती है लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल दे वाइब्रेट एट हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी, माना जा सकता है, बट दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। देयर आर सम लिक्विड्स हु व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बट हैं वो मेटल ही, जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होती है एंड इट इज मेटल, हेंस इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं लिक्विड्स में, तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड हमारे सिलेबस में कौन है? वाटर। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वाटर की, एंड वी विल प्रूव वाटर टू बी अ बैड कंडक्टर। वाटर को हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट प्रूव करने जा रहे हैं। ना बेटा, एक अच्छा बैट्समैन कौन होता है? एक अच्छा बैट्समैन वो होता है कि जिसको आप कैसी भी सिचुएशन में पिच पे भेजो, वो स्कोर कर कर आए, ठीक है। भले आपके पास प्रेशर सिनेरियो, भले आप नीदरलैंड की टीम के साथ खेल रहे हो, भले आप कीनिया के साथ खेल रहे हो, भले आप युगांडा के साथ खेल रहे हो, वो भले आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के साथ खेल रहे हो, वो स्कोर कर कर आए। इसी तरह एक अच्छा कंडक्टर कौन होता है? जिसको अगर मैं पॉइंट ए से हीट अप करूं तो पॉइंट बी पर अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दे, और जिसको मैं पॉइंट बी से हीट अप करूं तो पॉइंट ए से अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दे। एक और एग्जांपल देता हूं, आप जरूर इस एग्जांपल को गो थ्रू किया होगा आपने। बेटा ये पॉट है जिसमें खाना रखा हुआ है, ठीक है, और एक पॉट के अंदर एक चमचा यूं रखा हुआ है 15 मिनट से, ठीक है। पॉट गर्म है तो चमचा भी गर्म हो गया। आपने चमचे को यहां से होल्ड किया, आपका हाथ जल गया, ठीक है। यानी चमचे ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दी। बट द अदर सिनेरियो इज द अदर वे अराउंड। चमचा यूं रखा हुआ है एंड अभी भी 15 मिनट के बाद आप चमचा आके उठाते हो और यहां से चमचे को टच करते हो, अगेन आपका हाथ जल जाता है। तो अब क्या हुआ बेटा? हीट एनर्जी यहां से यहां ट्रैवल कर गई। तो मैं बोलूंगा भाई, ये स्पून पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट ए, दोनों डायरेक्शन में हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट जो हॉट एंड है वो आपके पास गर्म पॉट के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है बेटा। तो ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होने की मैंने आपको एक बेंचमार्क बता दिया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हीट एनर्जी ट्रांसफर करे या पॉइंट बी से पॉइंट ए, आसान लफ्जों में हमेशा हॉट एंड से कोल्ड एंड पे हीट एनर्जी ट्रांसफर करे, वो गुड कंडक्टर है। अगर मैं वाटर को प्रूव कर रहा हूं वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वाटर को भी यही काम करना चाहिए, ठीक है। नीचे से ऊपर भी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दे, ऊपर से नीचे भी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दे। तो देखिएगा, ये एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी भरा इतना और एक आइस क्यूब रख दी यहां पर, ठीक है बेटा। और मैं इस आइस क्यूब को नीचे से
हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है एंड क्या होगा बेटा, थोड़ी ही टाइम में आप देखेंगे दिस आइस क्यूब विल स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, एंड आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी, इसका मतलब हीट एनर्जी नीचे से ऊपर पहुंच गई। ठीक है बेटा, लेकिन इफ आई डू दिस एक्सपेरिमेंट अदर वे अराउंड लाइक दिस, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट इस तरह परफॉर्म करूं कि मैं एक वायर मैश से आइस क्यूब को ट्रैप कर दूं। क्यों आइस क्यूब को वायर मैश से ट्रैप किया है बेटा, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी, क्योंकि लोअर डेंसिटी जिसकी होती है वो सरफेस पे आता है, आई मीन फ्लोट करता है। तो आइस की डेंसिटी पानी से कम है, आइस ऊपर आ जाएगी, तो हमने नीचे आइस को वायर गॉस की मदद से ट्रैप कर दिया। ठीक है बेटा, सो दैट आइस कैन नॉट गो टू द सरफेस, और अब मैं सरफेस से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेटा, बबलिंग, वाटर बॉयल होना शुरू होगा, बबलिंग शुरू हो जाएगी। तो बेटा देखो, बबलिंग यहां पर हो रही है, यहाँ पे कम बबलिंग हो रही है, यहाँ पे और कम बबलिंग हो रही है, और यहाँ पे बबलिंग हो ही नहीं रही है। इसका मतलब पता है क्या है, ऊपर से नीचे हीट एनर्जी ट्रांसफर इतनी एफिशिएंटली नहीं हो रही जितनी ट्रांसफर एनर्जी नीचे से ऊपर हो रही थी। प्लस आइस इज टेकिंग वे टू लॉन्ग टू मेल्ट एज कंपेयर टू जब हमने नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू की थी। ठीक है बेटा, एंड दैट इज वाई हम इस तरह डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हीट एनर्जी नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो गई थी जब मैंने बर्नर को नीचे रखा था और आइस भी मेल्ट हो गई थी, लेकिन हीट एनर्जी ऊपर से नीचे इतना एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं हो रही और आइस भी मेल्ट नहीं हो रही। दैट इज हाउ वी प्रूव दैट वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो फिर बच्चा पूछता है, सर ये क्या बात हुई, पानी गर्म कैसे होता है फिर? तो पानी गर्म होने का ताल्लुक अलग टॉपिक से, एंड दैट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज कन्वेक्शन। पानी कंडक्शन की वजह से पानी के अंदर कंडक्शन नहीं होती। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर आपने एक मेटल के पॉट में पानी रखा है और आप मेटल के पॉट को हीट अप कर रहे हैं, तो बेटा मेटल का पॉट हीट एनर्जी रिसीव करेगा और जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स होंगे बाय कंडक्शन उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जब वो बाय कंडक्शन उन्हें हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वेक्शन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये जरूर है, ये वैलिड प्रोसेस है। पेपर में एक सवाल आया था और उसमें इसी तरीके की बात की हुई थी। एक पॉट के अंदर पानी रखा हुआ है, सबसे पहला सवाल पूछा था उसने, डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डन बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर पेन। तो हमने क्या बोलना है, कंडक्शन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो, ने भी काम किया। फिर उसने पूछा व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हैपनिंग इन द लिक्विड, तो फिर हम लिक्विड को जो एक्सप्लेन करता है कन्वेक्शन, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, सो व्हाट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये हमारे पास मैंने बता दिया है, आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस ऊपर आ जाती है, इसलिए हमने वायर गॉस की मदद से आइस को ट्रैप किया है। और यहाँ पे मैंने गैस के बारे में बता दिया, गैस के पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है, दैट इज व्हाई गैस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है बेटा, सो ईच एंड एवरी सिनेरियो डिस्कस करने के बाद वी आर एट द कंक्लूजन दैट वी डिस्कस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लिक्विड में हमने बता दिया वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड गैसेस में कंडक्शन होती ही नहीं है। तो वी आर डन विद कंडक्शन। बहुत क्विक Q&A सेशन हमारे सामने है, किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आस्क दिस क्वेश्चन, देन विल मूव टुवर्ड्स द अदर सेक्शन दैट इज कन्वेक्शन। अब्दुल्ला अमर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, we were talking about best conductors of heat, right? Can we go to the constant parameters? जी बेटा, Sir, what do you mean by temperature difference here? टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है बेटा, रॉड का कुछ पार्ट इज इनसाइड द वाटर एंड कुछ पार्ट इज आउटसाइड द वाटर। इफ दिस हैज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस हैज 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस। ईच रॉड Right. मस्ट हैव द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। Okay, I understand. All right, Jazakallah khair. वेलकम। अच्छा बेटा, ओके, इज दैट एल्यूमिनियम आंसर आई गिव previously technically correct? हाँ, to reduce heat loss, it's correct. So we can say that it wasn't equally distributed. हाँ, कह सकते हैं when we'll get
हाँ ना, एज सून एज आई गेट टाइम मैं उन्हें अपलोड करता हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉपर एग्जांपल वेयर मैनी पीस आर प्लेस्ड. बुशरा, आप नंबर ऑफ पीस फॉलन वर्सेस टाइम टेकन का ग्राफ बना सकते हैं ना. अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ये वाला पी फॉल होगा, आपने टाइम मेजर किया, फिर ये वाला पी फॉल हुआ, टाइम मेजर हुआ, टाइम मेजर हुआ, टाइम मेजर हुआ, एंड नंबर ऑफ पीस फॉलन वर्सेस टाइम का आपने ग्राफ बना लिया. अब you don't have to do the experiment again and again. You'll just look at the graph and you'll see which conductor is taking less time to fall all the p's. That is how you can make this experiment more accurate. How will you know that copper is more good than iron? बेटा कॉपर ज्यादा जल्दी अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवा देगा. Can you go a little slow? We have to note down the notes on the slide. चलो, यहाँ पे तो वैसे कुछ कॉपी करने वाला नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा था. आपका यूट्यूब वीडियोस में बैकग्राउंड में फिजिक्स विद मोहित अहमद होता था, वो बहुत अच्छा लगता था. यहाँ भी लगा दें. अच्छा, चले. विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंज, तो वो बड़ा पुराना हो गया. डज कंडक्शन हैपन ओनली इन सॉलिड्स? ओनली इन सॉलिड्स बेटा. वोंट द ग्लास रॉड ब्रेक इफ हीटेड? ये वाली तो हमारे पास बेटा उमर, जो ग्लास होता है ना, ये हीट के मुताबिक ही बना होता है, क्योंकि इस ग्लास का काम ही हीट होना है. ठीक है, तो वो तो वैसे तो हर चीज की एक लिमिट होती है कि आप इसको ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, लेकिन ये ग्लास इतना इजीली ब्रेक नहीं होता. Why thermal energy move faster in rods than water? Beta, rods are conductors. They have some rods have molecular vibration only, and some rod have molecular vibration free electron only. So rods are good conductors. ठीक है, solids are good conductors. ठीक है बेटा, water is not a good conductor. Red background you use to, okay, वो अब थीम पे पूरा नहीं उतरता बेटा. व्हाट आर द पुअर कंडक्टर बिकॉज कंडक्शन ट्रैवल हीट एनर्जी इन सॉलिड. व्हाट आर द पुअर कंडक्टर बिकॉज नीचे से ऊपर हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ऊपर से नीचे हीट एनर्जी एफिशिएंटली ट्रैवल नहीं कर रही. आई सॉ दिस पर्सन इन इंस्टा, ही टीचेस फिजिक्स बाय रील्स एंड हिज नेम इज सरमूत. थैंक यू सो मच. ओके, टेल शो प्लीज 105 ऑफ आवर वर्कबुक. मोइज बेटा, आप मुझे टॉपिक बता दें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखे हुए. ठीक है, तो मैं आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. इज देयर एनी मटेरियल व्हिच कांट इवन कंडक्ट लिटिल हीट? देयर इज नन. थोड़ी बहुत हीट तो सब कंडक्ट करेंगे. ठीक है, हाँ, गैसेस भी थोड़ी बहुत हीट एनर्जी कंडक्ट करती हैं. हॉट टू कोल्ड थिंग इजंट दिस डिफ्यूजन? डिफ्यूजन में तो बेटा मटेरियल कैन फ्लो, ठीक है, लेकिन सॉलिड्स कांट फ्लो. ठीक है, भाई ये जनरल डिस्कशन है कि इट्स द heat always flow from hot end to cold end. I don't understand wood versus iron thing, because I thought iron would generally heat up faster. नहीं क्रिस्टल, आयरन विल डेफिनेटली हीट अप फास्टर, बट आयरन अपनी हीट एनर्जी आगे पास करवा रही है, वो एक जगह पे जमा नहीं हो रही है. मेरी एग्जांपल देखो, मेरे हाथ में एक बुक आई, मैंने होल्ड कर ली, दूसरी बुक आई होल्ड कर ली, तीसरी बुक आई होल्ड कर ली, 10 बुक्स मेरे हाथ में आ गई, 100 बुक्स मेरे हाथ में आ गई. अब वो मेरे हाथों में दर्द कर रही हैं. ठीक है, और मेरा ब्रेक डाउन आ जाएगा. सही है, लेकिन अगर वो बुक्स मेरे पास आ रही है, मैं आगे कहीं पे रखता रहूं, ठीक है, आगे पास करता रहूं, आई वोंट रीच ब्रेक डाउन. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन आयरन. आयरन उस बर्डन को, हीट के बर्डन को आगे पास करे चले जा रहा है, जबकि वुड उस हीट के बर्डन को एक ही जगह पे जमा करे चले जा रहा है, तो बर्न अप हो गया. 2.3 द वन वी डिड टुडे, द गुड इंसुलेटर एंड कंडक्टर. अच्छा, ये लो बेटा, गुड इंसुलेटर एंड कंडक्टर ये रहा. Good conductors only travel thermal energy only in solids. Therefore, water time taking to be heated and melt to ice. वाटर हीट एनर्जी आइस तक पहुंचा ही नहीं पाएगा. आइस जो मेल्ट हो रही है ना बुशरा, वो सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो रही है. So if you are supposed to write an experiment for a good conductor of heat in liquid, which example can we take? Liquids are not the good conductor of heat. ठीक है, there are some special cases like mercury, like gallium arsenide. ये आई मीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज ब्रिंग बैक द रेड एंड रॉकी बैकग्राउंड. इट वाज, अरे बेटा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. ठीक है, कैन आई हैव द सेम टेम्पलेट एज यू
आई लव पर्पल एंड लाइक द टेम्पलेट। ये तो मैंने बेटा खुद डिजाइन किया है, गूगल गूगल बोल रहा हूँ, एडोबे एक्रोबैट, सॉरी एडोबे इलस्ट्रेटर एंड एडोबे फोटोशॉप पे पूरा डिजाइन किया है मैंने। फ्लेम इज प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड एंड ऑफ द रॉड अवे फ्रॉम द पेपर, विल इट बर्न? हाँ, तब आयरन बर्न करवा सकता है बेटा। व्हाट इफ वी प्रोवाइड कॉपर इनफ हीट, सो शुड इट बर्न? हाँ बेटा, एक वक्त आएगा कॉपर बर्न नहीं होगा, मेल्ट हो जाएगा। आई एम सेइंग दैट कंडक्शन ओनली टेक प्लेस इन सॉलिड, देयरफॉर व्हाट इज द, हाँ कह सकते हैं बेटा। Yes, you can. Okay, can we buy this design from you? Okay, I'll post it on Canva or some वेबसाइट जो कि ग्राफिक्स को सेल करती है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। Can you explain the difference between conduction in wood and copper? बेटा wood does not have free electrons, that is why wood is not good conductor, क्योंकि free electrons की conduction है ना, I mean way much better होती है as compared to molecular vibration। ठीक है बेटा, and then the next time send the message to chat questions, it is easy for me to read the questions। चले बेटा, अब हमारे पास डिस्कशन आ रहा है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है, पहले मैं आपको कन्वेक्शन के बारे में बताता हूं डेफिनेशन। कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अकर होती है इन अ बल्क क्वांटिटी, मतलब यू कैन सी द पार्टिकल्स मूविंग इन अ क्वांटिटी। जबकि कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, दे कैन मेनली वाइब्रेट। जबकि कन्वेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट देखी जाती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड। ठीक है, एंड दूसरी बात कही हुई है, कंडक्शन में डेंसिटी चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल। कंडक्शन में हमारे पास क्या होता है बेटा, डेंसिटी चेंजेस होते हैं। अब ये क्या हो रहा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं। सो वेयर इज दिस वीडियो, लेट मी रिकॉल। या आईपैड पे होगी, आईपैड पे होती तो आईपैड पे दिखा देते हैं। ये रही। तो बेटा यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक बीकर के अंदर प्लेस किया है क्या, एक स्ट्रॉ। ठीक है, और बीकर के अंदर स्ट्रॉ क्यों प्लेस की है, क्योंकि बेटा एक खास किस्म का सॉल्ट है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पर्पल कलर का सॉल्ट होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। सही है, तो अगर मैं डायरेक्टली उसे पानी के अंदर डालता ना, वो पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाता। तो मैं स्ट्रॉ की मदद से उसे एक डायरेक्टेड जगह पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सी क्या हो रहा है, ये बर्नर, बल्कि पहले ये पोटेशियम परमैंगनेट देखें मैंने इंसर्ट किया, ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया। ठीक है, अब जहां पे पोटेशियम परमैंगनेट गिरा है ना, वहां पे मैं बर्नर लेकर आऊंगा, ये आ गया हमारा बर्नर। ठीक है, एंड नाउ ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। द पर्पल फ्यूम्स of potassium permanganate are moving up। ठीक है, नाउ जल्दी से मुझे बताओ कौन सी चीज ऊपर जाती है, जो लेस डेंस होती है, डेंसर होती है? लेस डेंस, लेस डेंस, लेस डेंस, लेस डेंस, लेस डेंस। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ड्यू टू हीट एनर्जी, जो पोटेशियम परमैंगनेट है या जो वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर becomes less dense, they rise to the top। ठीक है, आगे देखें क्या हो रहा है। अब राइट एंड पे देखें, ये पर्पल फ्यूम्स आर फॉलिंग बैक। इसका मतलब क्या है बेटा, द लेस डेंस वाटर विच मूव्ड अप, इसकी जगह कौन ले रहा है, डेंसर वाटर, डेंसर सिंक टू द बॉटम। ठीक है बेटा, सो हमें क्या देखने को मिला, जहां से मतलब ये काम बगैर पोटेशियम परमैंगनेट के भी हो जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर मैं
कोई कलरफुल सॉल्ट थोड़ी डालता हूं जो पानी बॉयल होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर भी बॉयल होता है, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट ने पानी के अंदर हो क्या रहा है हमें विजिबल करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ कलर, कि भाई पर्पल कलर राइज हो रहा है। क्यों? बिकॉज जहां से हीट मिली वहां पे वाटर लेस डेंस हुआ, इट राइजेस टू द टॉप, एंड पर्पल कलर फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डेंसर वाटर है इट फॉल्स टू द बॉटम। मुझे एक बात का अब जवाब दें आप लोग, क्या देखने को मिलेगा हमें जब पूरा का पूरा पानी सेम टेम्परेचर पर आ जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस? हाउ विल दिस वाटर इन द बीकर मे लुक लाइक? ऑल पर्पल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवन कलर, यूनिफॉर्म पिंक। यस, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर मैंने अभी तो देखिए मैंने बहुत कम पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, तो इवन यूनिफॉर्म पिंक कलर पूरे पूरे वाटर का हमें मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं बहुत ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट डालता तो ये थोड़ा सा पर्पल यूनिफॉर्म कलर की तरफ चले जाता। सही है बेटा? सो एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन हम इस एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक एटीपी का सवाल था, इसी तरीके की डिस्कशन कर रहा था कि हमने वाटर को एक तरफ से हीट किया, मॉलिक्यूल्स नियर द हीट बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस, कोल्ड मॉलिक्यूल सिंक टू द बॉटम, ठीक है। और फिर पूछते हैं व्हाई कांट वी रीडू दिस एक्सपेरिमेंट? तो हमने क्या बोलना है? वाटर ऑलरेडी पर्पल हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी कलर्ड हुआ है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि अब क्या होगा, अब इसे हमें रिपीट कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन आई डू नॉट रिकमेंड कि आप हीट के एक्सपेरिमेंट्स में रिपीटिशन करें, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे भी मैंने जो वीडियो आपको दिखाई उसी के मुताबिक मैंने डायग्राम बनाई हुई है, बस फर्क ये है वीडियो मैंने आपको कॉर्नर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, लेकिन वीडियो में मैंने आपको सेंटर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला और सेंटर से ही मैं ऐसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल विच रिसीव हीट ड्यू टू कंडक्शन एट द बेस रिसीव हीट बिकम लेस डेंस एंड राइजेस, ठीक है। जबकि कोल्ड मॉलिक्यूल या डेंसर मॉलिक्यूल सिंक टू द बॉटम। ये आपको कब तक देखने को मिलेगा? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम यानी हर तरफ टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट नहीं हो जाता। So molecules at the base receive heat, becomes less dense and rises. Cold molecules sink to the bottom. This process continues until thermal equilibrium is established. Now you'll get to know कि मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा था, कन्वेक्शन हैपेंस ड्यू टू डेंसिटी चेंजेस, ठीक है। अगर वाटर लेस डेंस बनेगा, राइज होगा, तो उसके मुकाबले में जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे विच आर डेंसर, दे विल सिंक टू द बॉटम, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई हमारे पास काम आगे बढ़ेगा। ये काम चलता रहेगा जब तक आपका लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट यानी यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। ये जो वर्किंग आपके सामने लिखी हुई है दैट इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड अगेंस्ट 3 मार्क्स, ठीक है। 1, water at the base receive heat, becomes less dense and rises. Second, cold water sink to the bottom. Third, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। सही है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। थर्मल इक्विलिब्रियम, हर तरफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज सेम, ठीक है। तो ये जो पानी राइज या फॉल कर रहा है ना, ये फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो को करंट भी कहते हैं, तो ये कहलाता है कन्वेक्शन करंट। वाटर राइजेस टू द टॉप एंड डेंसर वाटर सिंक टू द बॉटम। इस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो आपने कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात की थी वो नहीं हो रही है, ये कन्वेक्शन से आया है, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। अब एक बात, कन्वेक्शन हर उस मटेरियल में होती है विच कैन फ्लो, जो बहने की सलाहियत रखता है, जो फ्लो करना जानता है, यानी कन्वेक्शन हैपेंस इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस, ठीक है बेटा। तो अब गैस की कन्वेक्शन यहां पे देखें,
मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया, एक वुडन बॉक्स लिया और 2 ग्लास की चिमनीज को प्लेस किया। ठीक है बेटा। एंड एक तरफ से मैं स्मोल्डरिंग पेपर बर्न अप करके यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ जिसका स्मोक नीचे जा रहा है, और यहाँ पे मैंने एक क्या रख दिया बेटा, कैंडल रख दी है। तो जैसे ही स्मोक कैंडल की तरफ पहुंचेगा, द स्मोक विल हीट अप, ठीक है, विल बिकम लेस डेंस एंड राइजेस। ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है हमारे पास कन्वेक्शन की। डेंसर स्मोक सिंक टू द बॉटम, जैसे ही स्मोक यहाँ पे आ रहा है, इट रिसीव्स हीट, बिकम्स लेस डेंस, राइजेस। लेस डेंस स्मोक राइजेस फ्रॉम द अदर चिमनी। ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन चिमनी से स्मोक राइज होता है या धुआं राइज होता है, बिकॉज वो लेस डेंस स्मोक होता है, वो थ्रू आउट द चिमनी बाहर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है बेटा। तो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड कन्वेक्शन इन गैसेस। तो कन्वेक्शन इन लिक्विड का सवाल तो बे इंतहा मर्तबा पेपर में आ चुका है, बट कन्वेक्शन इन गैसेस का आई थिंक 1 से 2 मर्तबा ही आया है। तो एक और तरीका है कन्वेक्शन इन गैसेस को समझाने का। ठीक है। और कन्वेक्शन इन गैसेस को समझाने का तरीका है थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एंड दैट इज बाय द नेम ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है बेटा। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है देखते हैं। तो बेटा सी ब्रीज में दिन का वक्त है, ठीक है, और दिन के वक्त में हम लोगों ने क्या बात की है बेटा, बिफोर वी गो फर्दर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आई गेस यहाँ पे कहीं लिखी हुई भी है ये। सॉलिड रिएक्ट मोर क्विकली ऑन टेम्परेचर चेंजेस एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है। यानी सॉलिड अगर टेम्परेचर चेंजेस पे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है, विच मीन्स सॉलिड हीट अप भी जल्दी होगा, कूल डाउन भी जल्दी होगा। ठीक है। यानी दिन के वक्त टेम्परेचर ड्यू टू सन ज्यादा होता है तो सॉलिड हीट अप जल्दी होगा, एंड रात के वक्त टेम्परेचर कम होता है तो सॉलिड कूल डाउन भी जल्दी होगा। ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है सॉलिड रिएक्ट्स मोर क्विकली ऑन टेम्परेचर चेंजेस। तो बेटा देखिए, मैंने डिसाइड किया मैं एक पूरा दिन बीच पे साहिल समंदर पे गुजारूंगा, और मैंने एक अच्छा सा हट भी रेंट आउट कर लिया। ठीक है बेटा। हट को कोजी एंड कंफर्टेबल रखने के लिए हमने चिमनी ऑन कर दी, एंड आप देख रहे हैं चिमनी का धुआं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा। सो दिन के वक्त सूरज निकला हुआ है तो लैंड विल बी हॉटर एज कंपेयर टू द सी। ठीक है बेटा। तो एयर अबव द सी बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस। ठीक है बेटा। अब पानी में क्या हुआ था, जब लेस डेंस वाटर राइज हुआ था तो उसकी जगह किसने ली थी, डेंसर वाटर ने। तो डेंसर वाटर फ्रॉम द सी रिप्लेसेस इट। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे खड़े हुए होंगे दिन के वक्त तो आपकी जुल्फें इस डायरेक्शन में लहरा रही होंगी। ठीक है। ये कह लें, अगर आप दिन के वक्त चिमनी का धुआं निकल रहा होगा तो दिन के वक्त चिमनी के धुएं की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द सी होगी। Since the direction of wind is happening from sea to land, that is why it's called sea breeze. एक मरतबा वापस सुने क्या कहा मैंने बोला दिन के वक्त the land will be hotter as compared to the sea. ठीक है बेटा। तो air above the land receives heat, becomes less dense and rises, while the cold denser air from the sea replaces it. Since the direction of the breeze is from the land to the sea, that is why हमारे पास ये सी ब्रीज कहलाएगी। एंड ये मैंने शो कर दिया, चिमनी का जो धुआं है इज फ्रॉम द सी टू द लैंड। ठीक है बेटा। नाउ अब रात हो गई, रात होने पे क्या होगा बेटा हमारे पास, रात होने पे हमारे पास सिनेरियो ये देखने को मिलेगा कि लैंड विल बी कूलर, क्योंकि लैंड सॉलिड है, मैंने बताया सॉलिड रिएक्ट्स मोर क्विकली ऑन टेम्परेचर चेंजेस, लैंड विल बी कूलर एज कंपेयर टू द sea. So air above the sea will be hotter, becomes less dense and rises, while the cold air from the land replaces it. ठीक है। और अगर आप रात के वक्त यहाँ पे हैं तो आपकी जुल्फें इस डायरेक्शन में उड़ रही होंगी, जो कि यहाँ पे सिमुलेशन बोल रहा हूँ, स्मोक की मदद से आप देख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ स्मोक फ्रॉम द चिमनी फ्रॉम द लैंड टू द सी, और ये ब्रीज फ्रॉम द लैंड टू द सी है तो इसलिए हम इसे नाम देंगे लैंड ब्रीज।
यानी ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का काम आप जो देख रहे हैं, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द convection. So this is one of the example of how convection happens in gases. As compared to the convection is I mean small process. लेकिन convection के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, convection हमेशा नीचे से ऊपर होती है, ठीक है? So जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि convection नीचे से ऊपर होती है, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे convection हो रही होगी? Any idea? Will there be convection here? No. क्यों नहीं हो रही होगी? Anyone? क्यों नहीं हो रही होगी? Why? चलो मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। मेरी एक स्टूडेंट थी 2019 या 2020 की बात कर रहा हूं। हर नेम इज आफिया आसिफ। तो बेटा आफिया आसिफ उसी बैच में थी जिस बैच से हमारे पास क्या नाम है, बल्कि नहीं, उनसे सीनियर थी फातिमा शाहिद खान जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली थी। तो आफिया ने मुझे बोला, हमें यही टॉपिक आफिया को पढ़ा रहा था, आफिया ने बोला सर मेरे फादर जो है वो एक हीटर लेकर आए हैं बट इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, हम फिजिक्स के टीचर, खास तौर पे वो फिजिक्स का टीचर जिसने स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, तो उनके ऊपर लोग समझते हैं कि भाई ये रिपेयर करने वाले भी हैं। मेरी अम्मी ने भी स्टेबलाइजर लेकर आई और बोला ये काम नहीं कर रहा, ठीक करो इसे। मैंने अम्मी को ये देखा, आई एम नॉट इलेक्ट्रिशियन, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो इज्जत रखिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आफिया ने भी मुझसे बोला सर वो काम नहीं कर रहा। उसने सारी बातें बताई, कनेक्शन वगैरह जितना मुझे पता था डिस्कस किए, वो सब सही लगे हुए थे और मुझे समझ नहीं आया व्हाई द हीटर इज नॉट वर्किंग। बट कुछ टाइम के बाद आफिया अपलोडेड अ सेल्फी ऑन सोशल मीडिया एंड जब मैंने उसकी सेल्फी में पीछे बैकग्राउंड में हीटर देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। हीटर का काम क्या है? हॉट एयर को, कोल्ड एयर को हॉट बनाना। बेटा कोल्ड एयर होती है डेंसर, और डेंस एयर कहां पे होती है? जमीन के करीब। तो हीटर शुड बी प्लेस्ड नियर द फ्लोर। गेस व्हाट, हीटर कहां पे था? ये छत पे। तो हीटर काम कर रहा है। हीटर का काम क्या है? हवा को गर्म करना, और गर्म हवा कहां होती है? ऊपर। तो भाई हीटर जो हवा को गर्म कर रहा है वो ऊपर ही रह रही है, ठीक है, वो नीचे ही नहीं आ रही क्योंकि वो लेस डेंस है। ठीक है, दैट इज वाई हीटर को हमेशा नीचे प्लेस किया जाता है, ताकि वो ठंडी हवा को गर्म करे, गर्म हवा ऊपर जाए एंड ठंडी हवा नीचे आए, सर्कुलेशन हो जाए और आपका कमरा हीटअप हो सके। इसी तरह एसी का काम क्या है? गर्म हवा को ठंडा करना। गर्म हवा इज लेस डेंस, ऊपर होती है, इसीलिए आपके जो स्प्लिट एसी लगे हुए होते हैं वो टॉप की तरफ लगे हुए होते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा अगर आप इस तरह के सिनेरियो में आगे जा रहे हैं और आप टॉप से हीटिंग कर रहे हैं, तो बेटा टॉप से हीटिंग करते हुए हॉट एयर, हॉट लिक्विड ऊपर ही रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। क्लियर बेटा? नाउ अगेन ओपनिंग द चैट बॉक्स, वी आर डन विद कन्वेक्शन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कन्वेक्शन। अरहम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है सर कि सर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, मतलब जो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो बेड के ऊपर है, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ कर्टन्स, ठीक है। तो सर अब जो कर्टन्स और वॉल्स होंगे उसके दरमियान एयर पार्टिकल्स तो होंगे, बिल्कुल। तो सर जिस दिन एसी ना चलाया जाए घर में, तो उस दिन क्या वो कर्टन्स खुल सकते हैं, यानी कि थोड़ा वॉल से दूर जा सकते हैं विदाउट, बिकॉज गर्मी हो रही है उस कमरे में, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। इतना थर्मल एक्सपेंशन, देखो अब यहाँ पे तो फिर वो डिफ्यूजन वाला पार्ट भी आ जाएगा ना। अगर वो पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं तो वो तो सबसे पहले पर्दों की साइड में से निकल के कमरे के अंदर अपने आप को डिफ्यूज कर लेंगे। ठीक है, हाँ अगर वो पार्टिकल आपने ट्रैप किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्दे और विंडो के दरमियान आपने एक बलून रख दिया, उसमें हवा भरी हुई है, ऑन हीटिंग बलून
के अंदर जो एयर है वो एक्सपेंड हो रही है, तो बलून बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपकी एग्जांपल में जो एयर पार्टिकल है वो तो फ्री टू मूव है, वो सबसे पहले अगर हीट अप होंगे, उनका प्रेशर हाई होगा, उस सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द रूम उसे डिफ्यूजन के थ्रू फैल जाएंगे वो। ठीक है, ओके। तो जो एसी इन्वर्टर होता है ऊपर से वो, हाँ इन्वर्टर एसी में जो है क्या कहते हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, वो फिर बिल्कुल टॉप पे नहीं लगता, थोड़ा नीचे की तरफ लगता है। जैसे मेरा ये इन्वर्टर है थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये डायग्राम आपने खुद बनाई है, दे लुक सो वेल मेड। हाँ बेटा, ऑल ऑफ थिंग्स आर हैंडमेड। ये डायग्राम भी हाथ की ही बनी हुई है, लेकिन ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे बनाई थी। सही है, उस वक्त ये बहुत बिल्कुल इनिशियल एज की डायग्राम्स हैं। इन्वर्टर भी तो हीट देता है और वो ऊपर लगा होता है, बट लेकिन उसके अंदर सिस्टम थोड़ा एफिशिएंट लगा हुआ होता है, ठीक है, जो इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता और काम कर रहा होता है। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी हैव, अच्छा और सवाल आ गए, इज दिस टेस्ट ट्यूब कन्वेक्शन बिकॉज वाटर इज हीटेड एट द टॉप वार्म? नहीं बेटा, ये कन्वेक्शन भी नहीं है वानिम, क्योंकि गर्म पानी गर्म ऊपर ही है, वो नीचे ट्रेवल नहीं कर रहा। ठीक है, कन्वेक्शन याद रखें हमेशा नीचे से ऊपर ऐसे हो पाती है। ठीक है, इफ यू वांट टू डू कन्वेक्शन इट हैपेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक ठीक है, नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हीट फ्रॉम बारबेक्यू परसेंट स्टैंडिंग इज कंडक्शन और कन्वेक्शन? नन, नन। अभी समझाता हूं बेटा। कैन यू एक्सप्लेन कन्वेक्शन लिक्विड? है ना, कन्वेक्शन लिक्विड में हम लोगों ने बात की है वाटर एट द बेस ऑफ द कंटेनर फर्स्ट रिसीव हीट बाय कंडक्शन। अब जब वाटर मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिल गई, दे बिकम लेस डेंस एंड दे राइज व्हाइल द डेंसर मॉलिक्यूल सिंक टू द बॉटम। ये राइज और फॉल, ये राइज और फॉल का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? है ना, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, यानी हर तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है बेटा, ओके। आई डोंट अंडरस्टैंड द कन्वेक्शन इन गैसेस। क्रिस्टल, कन्वेक्शन इन गैसेस में ये भी यही चल रहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूल रिसीव हीट, बिकम लेस डेंस एंड राइजेस। अब देखो यहाँ पे जैसे ही स्मोक के पार्टिकल यहाँ पर आए, दे रिसीव्ड हीट, बिकम लेस डेंस, दे राइज, जबकि यहाँ पे डेंसर पार्टिकल सिंक हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास ये चल रहा है, हॉट मॉलिक्यूल राइज हो रहे हैं, डेंस पार्टिकल, डेंस मॉलिक्यूल उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। हॉट मॉलिक्यूल राइज हो रहे हैं, डेंस मॉलिक्यूल उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बेटा, अब एक बच्चे ने यहाँ पे मैसेज किया है कि बारबेक्यू में क्या होता है? बारबेक्यू में कंडक्शन हो रही होती है या कन्वेक्शन हो रही होती है? तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रेडिएशन। बेटा बारबेक्यू की यहाँ पे जो है ना अंगीठी लगी हुई है, यहाँ पे अंगीठी लगी हुई है। अब मैं अंगीठी के इससे बहुत दूर खड़ा हुआ हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, कंडक्शन रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ना मैं ऊपर खड़ा हुआ हूं क्योंकि कन्वेक्शन नीचे से ऊपर होती है, बट स्टिल मुझे हीट मिल रही है। इसका मतलब ये हीट ना कंडक्शन की वजह से है क्योंकि मैं कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना रहा, ये हीट ना कन्वेक्शन की वजह से है क्योंकि मैं जो अंगीठी है उसके ऊपर नहीं खड़ा हुआ। ये हीट हो रही है थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से, जिसका नाम है रेडिएशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन? रेडिएशन की डेफिनेशन है हमारे पास, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी which does not require any medium to travel is called radiation। ठीक है, वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो कि कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करता टू ट्रैवल होने के लिए, वो रेडिएशन कहलाता है। अब देखो, कंडक्शन में चाहिए होता है सॉलिड, कन्वेक्शन में चाहिए होते हैं लिक्विड और गैसेस। ठीक है, रेडिएशन को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यहां बच्चा एक मिसकंसेप्शन बिल्डअप कर लेता है, और वो मिसकंसेप्शन क्या होती है? रेडिएशन सिर्फ वैक्यूम में होती है। ठीक है, नहीं। अभी जो मैंने आपको बारबेक्यू की अंगीठी की एग्जांपल दी, वहां पे भी तो हो रही है रेडिएशन। तो रेडिएशन इज दैट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच कैन अकर विदाउट द एड ऑफ द मीडियम। ठीक है, यानी रेडिएशन सॉलिड्स में भी हो सकती है, लिक्विड्स में भी हो सकती है, गैसेस में भी हो सकती है, और प्लस पॉइंट ये है ये विदाउट मीडियम भी हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? सूरज की हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द अर्थ ट्रेवल कर रही है, देयर इज नो मीडियम बिटवीन द सन एंड अर्थ। ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास।
ठीक है बेटा. So radiation is that mode of transfer of energy which just does not require any medium to travel, यानी it can travel through vacuum. Plus solid liquid gases में भी travel करती है. अब ये जो अंगीठी से मुझे हीट एनर्जी मिल रही है, ये क्या है बेटा? मेरे और अंगीठी के दरमियान तो एयर है, मीडियम तो है, तो रेडिएशन हो रही है. ठीक है बेटा. सो ये कंसेप्ट मिसकंसेप्शन आप बिल्डअप नहीं करिएगा कि रेडिएशन कैन ओनली अकर इन वैक्यूम. प्लस पॉइंट है कि ये वैक्यूम में भी होती है. ओके अब बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट रिलेटेड ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है अबाउट द रेडिएशन कॉन्सेप्ट. बट बिफोर आई गो फर्दर, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे फायर पिट है, अगर यहाँ पे बारबेक्यू की अंगीठी रखी हुई है और मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहना हुआ हूँ, ठीक है, डे 1, डे 2 में क्या हो रहा है, और यहाँ पे अंगीठी रखी हुई है और मैं व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ हूँ. व्हाट डू यू थिंक विच डे आई फील मोर हॉटर बिकॉज ऑफ द हीट? ब्लैक वाले में फर्स्ट वन, ब्लैक वाले में. ठीक है कशफिया, क्या कह रही हो बेटा? ब्लैक वाले में. परफेक्ट, कूल. नाउ लेट मी शो यू. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम आई रिकॉर्डेड अ वीडियो, और बहुत गर्मियों के दिन थे, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई वोर ब्लैक कुर्ता, एंड जस्ट टू शो यू कि ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, मैंने वो वीडियो शूट की थी. लेट मी शो यू दैट वीडियो. पुरानी वीडियो है, ठीक है. उस वक्त हम जवान हुआ करते थे, जवान अभी भी है, लेकिन उस वक्त हम ज्यादा जवान हुआ करते थे, तो खूबसूरती उरूज पर होगी. तो बेटा देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं एक टिश्यू पेपर को मैंने थोड़ा सा एरिया उसका ब्लैक कर दिया, ठीक है, और जो नॉर्मल बोर्ड मार्कर्स होते हैं उससे ब्लैक कर दिया, और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सूरज की रोशनी व्हाइट और ब्लैक एरिया के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. ठीक है बेटा. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि जो हमारे पास व्हाइट एरिया है इट विल नॉट बर्न अप, लेकिन ब्लैक वाला एरिया बर्न अप होना शुरू हो जाएगा. देखिएगा, ये देखें धुआं कैसा निकल रहा है, खूबसूरत. ठीक है भाई. सो एक और वीडियो है इसी तरीके की, आई थिंक ये इसी दिन हमने शूट की थी. तो ये देखें यहाँ पे मैं पहले व्हाइट एरिया पे फोकस कर रहा हूँ, ये जल नहीं रहा, बर्न अप नहीं हो रहा. लेकिन यही काम जब मैं ब्लैक एरिया पे कर रहा हूँ, देखें धुआं निकलना शुरू हो गया. ठीक है. अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इस कॉन्सेप्ट में. ठीक है बेटा, चलें. ओके हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ द मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एमिशन एंड रिफ्लेक्शन. कौन सा मटेरियल हीट को ज्यादा एमिट करता है, कौन सा मटेरियल हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सा मटेरियल हीट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है. सही बेटा. सो इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर हम बात करेंगे. कलर हमारे पास 4 है, बल्कि नहीं, कलर हमारे पास 2 हैं, व्हाइट और ब्लैक. ठीक है, कलर कौन से हैं? 2 हैं, व्हाइट और ब्लैक. एंड टेक्सचर हमारे पास 2 हैं, शाइनी एंड डल. तो शाइनी एंड डल की एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये शाइनी ब्लैक है, सॉरी ये शाइनी ब्लैक है, ठीक है, ये डल ब्लैक है. शाइनी ब्लैक, डल ब्लैक, शाइनी ब्लैक, डल ब्लैक. आसान लफ्जों में ग्लॉसी पेपर होता है ना, वो शाइनी हो जाएगा, मैट पेपर होता है वो क्या हो जाएगा बेटा? डल हो जाएगा. तो 2 कलर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दूसरा क्या है? टेक्सचर है शाइनी एंड व्हाइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इसे देखेंगे. बेटा देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फिलामेंट लैंप बीच में रखा, और फिलामेंट लैंप के
तरफ इक्विडिस्टेंट सेम डिस्टेंस पे एक ब्लैक कलर की प्लेट रखी, ठीक है, और एक व्हाइट कलर की या सिल्वर कलर की प्लेट रखी, ठीक है बेटा, और मैंने इन दोनों के साथ एक थर्मोमीटर एडजस्ट कर दिया, ठीक है बेटा. What we observe? The rise in the reading of thermometer connected with the black plate is greater as compared to the rise in the thermometer's reading with shiny or white color plate, which proves that black absorbs heat faster. ठीक है बेटा. तो कांस्टेंट पैरामीटर सबसे पहले डिसाइड करने होंगे हमें, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग. क्या कांस्टेंट पैरामीटर हो सकते हैं? बल्ब से प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, मटेरियल ऑफ द प्लेट्स बराबर हो, एक जैसा हो, या साइज ऑफ द प्लेट्स एक जैसा हो, ठीक है. तो दीज आर द कांस्टेंट पैरामीटर्स. डायमेंशन ऑफ द प्लेट सेम हो, यानी आसान लफ्जों में साइज, एंड प्लेट से लैंप के दरमियान का डिस्टेंस बराबर हो दोनों का. और हमने क्या ऑब्जर्व किया? द प्लेट विच इज गेटिंग हीटिंग अप फास्टर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है. तो हमने एक स्टेटमेंट यहां पे बना दिया, ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. ठीक है. तो हीटिंग एक्सपेरिमेंट हमने डन कर लिया. अब ये दोनों प्लेट हीट अप हुई हुई है, मैंने बल्ब को हटा दिया, हीटिंग एलिमेंट हीट सोर्स को मैंने हटा दिया, और अब मैंने क्या किया बेटा? वापस एक्सपेरिमेंट को देखा. अब प्लेट्स हीट अप हुई हुई हैं तो प्लेट्स कूल डाउन हो रही हैं, ठीक है बेटा. एंड कूल डाउन प्रोसेस में मैंने देखा ब्लैक वाला थर्मोमीटर ज्यादा जल्दी फॉल कर रहा है अपनी रीडिंग को, जबकि व्हाइट वाला थर्मोमीटर जो है वो उसकी रीडिंग बहुत स्लोली फॉल हो रही है. इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? ब्लैक इज द गुड एमिटर ऑफ हीट एज वेल. ब्लैक जल्दी गर्म हो रहा है तो जल्दी ठंडा भी हो रहा है, तो ब्लैक इज द गुड एमिटर ऑफ हीट. तो ब्लैक एब्जॉर्ब्स हीट फास्टर, बट जब ब्लैक कूल डाउन होता है इट कूल्स डाउन फास्टर एज वेल. ठीक है बेटा. With that, we can plot a graph of good conductor and good emitter of heat के point of view से. तो बेटा हीटिंग के दौरान ब्लैक हीट्स अप फास्टर, कम टाइम में ज्यादा टेम्परेचर एक्वायर करेगा, जबकि व्हाइट हीट्स अप स्लोअर. ठीक है. कूलिंग के प्रोसेस की बात करें, ब्लैक हमारे पास कूल्स डाउन फास्टर, कम टाइम में ज्यादा टेम्परेचर फॉल कर पाएगा, जबकि जो व्हाइट है कूल्स डाउन स्लोअर. तो बेटा हमने विद दी ग्राफ भी ये वाला सिनेरियो दिखा दिया. तो ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट, जबकि व्हाइट इज अ गुड व्हाइट इज नॉट अ गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट. ठीक है बेटा. तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन के बारे में हम लोगों ने हीट की बात कर ली. अब बात आती है रिफ्लेक्शन की. बेटा रिफ्लेक्शन मटेरियल कौन करवाता है? शाइनी. टेक्सचर के हिसाब से शाइनी, कलर के हिसाब से व्हाइट. ठीक है बेटा. अच्छा अब जरा सुनिएगा, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं. पहला मेरे पास है बेटा डल ब्लैक, और दूसरा मेरे पास है शाइनी ब्लैक. आपको क्या लगता है कौन सा हॉट डे पे ज्यादा गर्म होगा? डल ब्लैक, शाइनी ब्लैक? गर्म कौन सा ज्यादा होगा? डल ब्लैक. परफेक्ट परफेक्ट. शाइनी ब्लैक भी गर्म होगा, बट शाइनी ब्लैक का टेम्परेचर डल ब्लैक से कम होगा, क्योंकि शाइनी रिफ्लेक्टिव मटेरियल है तो वो हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है. सही बेटा. सिमिलरली एक और सिनेरियो में मेरे पास है शाइनी व्हाइट एंड डल व्हाइट. तो बेटा कौन ज्यादा जल्दी कौन ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेगा? शाइनी व्हाइट. शाइनी व्हाइट विल रिफ्लेक्ट हीट एनर्जी फास्टर. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. तो इन तमाम बातों को मैंने बोला एक जगह पे समराइज कर लेते हैं, एंड आई हैव मेड अ टेबल जिसमें बताया हुआ है गुड एब्जॉर्बर, गुड रिफ्लेक्टर, गुड एमिटर कौन है. सही बेटा. तो ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं.
गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर और गुड रिफ्लेक्टर के बारे में। तो देखें क्या डिटेल्स है हमारे पास। डिटेल्स में हमारे पास आ रहा है बेटा, गुड एब्जॉर्बर में ब्लैक डल आर द गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर में ब्लैक एंड डल आर द गुड एमिटर, ठीक है। गुड रिफ्लेक्टर में शाइनी वाइट, बैड एमिटर में शाइनी वाइट, बैड एब्जॉर्बर में शाइनी वाइट, बैड रिफ्लेक्टर में डल ब्लैक, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर डिटेल में बात कर ली, ठीक है। एंड दैट इज द एंड ऑफ रेडिएशन। ओपनिंग द चैट बॉक्स फॉर रेडिएशन सेक्शन। डल वाइट ज्यादा गर्म होगा या शाइनी ब्लैक? शाइनी ब्लैक बेटा, ब्लैक गुड एब्जॉर्बर है ना, तो ब्लैक ज्यादा जल्दी गर्म होगा। व्हाट डज एमिटर मीन? बेटा एमिटर मतलब हीट रिलीज करना, ठीक है। ये ले बेटा क्रिस्टल ग्राफ देख लें। अब्दुल अहमद आप क्या कह रहे हो बेटा? Assalamualaikum, sir. Sir, I had a question, right? I know that black is a good conductor of heat, but I never really गुड knew the एब्जॉर्बर, reason why. गुड एब्जॉर्बर एंड Sorry, एमिटर, absorber. कंडक्टर की बात नहीं हो रही। Absorber and emitter, yes. But I never really knew the reason why. What is the reason? मैं समझाता हूँ बेटा, आप मुझे कैसे देख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये येलो कलर आपको कैसे दिख रहा है? व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ येलो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो येलो रिफ्लेक्ट होके कैमरा के पास जा रही है और आप इसे देख पा रहे हो येलो कलर का, ठीक है बेटा। जी. दूसरा ये व्हाइट, बल्कि एक मिनट रुको, इससे रिलेटेड भी आई हैव अ वीडियो, मैं वो दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो देखें पहले। फॉर द टाइमिंग Okay. मैं चैट बॉक्स स्विच ऑफ कर रहा हूँ। उसमें बड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कहाँ चले गई? आईपैड से दिखा देता हूँ, एक मिनट। Okay. ये रही। हाँ भाई, क्या से बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी रेड कलर की शर्ट के ऊपर जब व्हाइट लाइट के सातों कलर फॉल कर रहे हैं, तो इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स बट एमिटिंग ओनली, बट Right. रिफ्लेक्टिंग ओनली रेड कलर, ठीक है। दैट इज व्हाई इट लुक्स Right. रेड। अब अंदर पीछे Okay. एक गेमिंग रूम है जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट है। तो अगर मैं ब्लू Okay. कलर की लाइट में रेड कलर की शर्ट पहन के जाता हूँ, तो वो किस कलर की दिखाई देगी? एनी It आइडिया? should be red, no? इट शुड बी रेड बट इट वोंट लुक रेड। जरा सुनो बेटा, मैंने कौन सी लाइट प्रोवाइड की? ब्लू। और ये कपड़े की केमिकल कंपोजिशन तो उस ब्लू को एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब शर्ट शुड लुक ब्लैक। चलो देखते हैं। There was a college in which I used to teach. See, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है लगभग। Hmm. तो इट लुक्स ब्लैक, व्हाई? बिकॉज जो लाइट मुझे मिल रही है, मेरी शर्ट की प्रॉपर्टी क्या है? उस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करना, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करना। तो दैट इज व्हाई इट समहाउ लुक्स ब्लैक, ठीक है बेटा। So is your shirt red or black now? Because it's absorbing the light, isn't it? इट इज रेड, लेकिन देखें कलर्स आर जस्ट द
क्या कहना चाहिए हम, इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर ब्रेन, असल में कलर नहीं होते, ठीक है। हमारा ब्रेन सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो हमें कलर की सूरत में दिखाता है। अब इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर 700 नैनोमीटर इज रेड कलर, 400 नैनोमीटर वॉयलेट कलर, बट इट्स इजी दैट रेड कलर वॉयलेट कलर। तो ब्रेन इज स्मार्ट वर्कर, Right. ठीक है। जब व्हाइट Okay. लाइट पड़ रही है तो सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है बेटा। तो मेरी आंखों में जा रही है, ब्रेन बोल रहा है 700 नैनोमीटर, ओ रेड कलर, इसे रेड दिखाओ, ठीक है। Okay. Understand. अब Thank you so ब्लैक much, की sir. कहानी सुनो, ब्लैक की कहानी सुनो। जी sir. देखो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इसके साथ क्या कर दिया। देखो भाई, ये जो ब्लैक कलर है ये क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, Right. यानी आपकी आंखों में कुछ Hmm. जा नहीं रहा। तो अक्सर और बेशतर मैं कहता हूं ब्लैक इज एम्प्टीनेस, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ कलर, ठीक है बेटा। अब Okay. जरा सुनो, आपने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो अब समझ में आ रहा है Hmm. व्हाई यू फील हॉट व्हेन यू वियर ब्लैक, Oh, ठीक है। okay. Because all the heat is absorbed. या कलर्स के साथ साथ आपने इंफ्रारेड भी एब्जॉर्ब कर ली है, इसलिए गर्मी लग रही है। Okay. Understand. Thank you so much, sir. वेलकम। अहमद, Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। So in the video that you showed, I couldn't hear anything. वो Were you वीडियो just में explaining? वीडियो में Yeah. आवाज मेरे ख्याल से, इसीलिए मैं आईपैड से वीडियो शेयर नहीं करता, वो आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा था, उसकी ट्रांसलेशन कर रहा Yeah, था, exactly. Yeah. ठीक है। Okay, thank you. इज दिस द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे? बेटा अब हमारे पास 2.3.4 है उमर नजम, उसके बाद इसके पास पेपर्स, जितना टाइम बचेगा उसके पास पेपर्स करेंगे। लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट सेक्शन ऑफ थर्मल फिजिक्स। क्या बात है, चले बेटा। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, क्या है सेक्शन का नाम तो सुनो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं एवरीडे एप्लीकेशन। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रेडिएशन। कोविड-19 आया था, ठीक है, और दुनिया में लॉकडाउन लग गए थे, बट कोविड-19 किसको कोविड है किसको नहीं, वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई, ये तुम्हें बुखार हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बट बुखार के लिए भी ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स नीड्स फिजिकल कांटेक्ट, कोविड वाज कंटेजियस, लग सकता था। देन ये थर्मोमीटर पहले भी था, अक्सर और बेशतर बिफोर कोविड मैंने इस थर्मोमीटर को मास्टर शेफ में देखा है। मास्टर शेफ एक अच्छा सा आता है ना प्रोग्राम, तो उसमें वो जो खाना वाना बना रहे होते थे तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते थे, तो इट वाज वेरी मच देयर। जैसे जूम कोविड से पहले भी था, बट कोविड ने उसे बूम प्रोवाइड किया, इसी तरह इंफ्रारेड गन थर्मोमीटर्स को भी कोविड ने बूम प्रोवाइड किया। तो बेटा ये क्या करते हैं, बॉडी के बॉडी का अपना टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सही है बेटा। अब जब बॉडी हीट एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, ये थर्मोमीटर उस इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके हमें टेम्परेचर बताता है। इफ अ पर्सन इज हैविंग फीवर, इट्स हिज बॉडी इज emitting more heat, more infrared radiation results in more temperature, that is how ये थर्मोमीटर हमें टेम्परेचर बता रहा होता है, ठीक है बेटा। नाउ दूसरा, पहले छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं। वैक्यूम फ्लास्क, सॉरी मेटल यूटेंसिल, मेटल यूटेंसिल में हम दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें बेटा, थर्मल कंडक्टर एंड थर्मल इंसुलेटर एज वेल। बेटा थर्मल इंसुलेटर किस चीज के बनाए हुए हमने, हैंडल्स एंड द हेड, जिनको मुझे अपने हाथों से होल्ड करना है। आई डोंट वांट माय हैंड टू बी बर्न अप, ठीक है। तो मैं पकड़ने के लिए स्पॉट को या ढक्कन को, जहां पे जहां से मुझे पकड़ना है वहां पे मैंने क्या किया है, रबर का इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बट जहां मुझे खाना पकाना है, जो रेड कलर का पूरा सिनेरियो है, दैट इज मेटल पॉट, और वहां पे मुझे गुड कंडक्टर्स चाहिए, ठीक है बेटा। तो मेटल यूटेंसिल में कंडक्शन इंसुलेशन दोनों का काम हो रहा है। इसी तरीके से रूम हीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, वी प्लेस रूम हीटर एट द बॉटम बिकॉज रूम हीटर का काम ठंडी हवा को गर्म करना है, ठंडी हवा इज डेंसर, नीचे की तरफ होती है, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेटा स्टेट ऑफ आर्ट डिवाइस जिसका नाम है वैक्यूम
फ्लास्क, ठीक है भाई, ये तो नहीं, एक मेरे पास फ्लास्क है, अरे भाई 24 घंटे 1.5 डे पानी को ठंडा रखता है। अगर कभी उसके अंदर कॉफी लेके चले आओ तो ढक्कन खोल के कॉफी को ठंडा करना पड़ता है, वरना कॉफी ठंडी होती ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो किस तरह काम करते हैं ये वैक्यूम फ्लास्क, समझिएगा बेटा। वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूस द हीट लॉस बाय 4 प्रोसेसेस, ठीक है। और वो कौन कौन से 4 प्रोसेसेस हैं? क्लास के दौरान कौन मैसेज करते हैं, कहाँ से आते हैं लोग, कौन होते हैं ये लोग? कंटिन्यूअसली टुडुन टुडुन होता रहता है, दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग। ओके बेटा, सो जो बात कर रहे थे हम लोग वैक्यूम फ्लास्क की, वैक्यूम फ्लास्क हीट लॉस को रिड्यूस करती है 4 प्रोसेसेस के थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवोपरेशन, ठीक है बेटा। अब देखो हमने कितनी खूबसूरती से इसको समझना है बेटा। देखिए सबसे पहले आप एक चीज को नोट करिएगा कि हमारे पास ये जो वॉल्स है ना, ये जो येलो कलर को सराउंड कर रही हैं वॉल्स, दीज वॉल्स आर ग्लास वॉल्स, ठीक है बेटा। मेटल वॉल्स भी रख सकते हैं बट दीज वॉल्स आर ज्यादा बेटर। अगर आपने वैक्यूम फ्लास्क इस्तेमाल करना है, दे शुड बी मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास वॉल्स है, ठीक है बेटा। और इन दोनों ग्लास वॉल्स के ऊपर सिल्वर कलर की पॉलिश हुई हुई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सिल्वर कलर की पॉलिश हुई हुई है और यहाँ सिल्वर कलर की पॉलिश हुई हुई है, आउटर जो वॉल्स है ना उनके ऊपर सिल्वर कलर की पॉलिश हुई हुई है, ठीक है बेटा। एंड इस पूरे रीजन में क्या मौजूद है बेटा? कुछ मौजूद नहीं, आसान लफ्जों में वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है। नो मीडियम इज बिटवीन, इन बिटवीन दीज टू वॉल्स। तो बेटा अगर इन दो वॉल्स के दरमियान मीडियम ही नहीं है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी मीडियम मांगता है? कंडक्शन कन्वेक्शन, यानी थ्रू द वॉल्स एंड थ्रू द बेस ना कंडक्शन होगी ना कन्वेक्शन होगी। दैट इज हाउ आई रिड्यूस्ड द हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड बाय कन्वेक्शन थ्रू द वॉल्स एंड थ्रू द बेस, क्योंकि मैंने वॉल्स और बेस के दरमियान, दो ग्लास वॉल्स के दरमियान वैक्यूम यानी नो मीडियम इज प्रेजेंट, तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं रह पा रही, हो पा रही। अब बेटा इन वॉल्स और बेस से मैंने कन्वेक्शन, रेडिएशन को कैसे रोका? मैंने शाइनी सरफेस कर दिया, तो अंदर की हीट अंदर से रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रह रही है, बाहर की हीट बाहर रिफ्लेक्ट होके बाहर ही रह रही है, क्योंकि शाइनी इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। यानी थ्रू द वॉल्स, थ्रू द बेस ना कंडक्शन हो रही है, ना कन्वेक्शन हो रही है, ना रेडिएशन हो रही है। क्लियर? एवोपरेशन तो वॉल्स और बेस से हो ही नहीं सकती, और एवोपरेशन तो लिक्विड के सरफेस पे होती है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के थ्रू हीट लॉस हमने कैसे रिड्यूस की, थ्रू द वॉल्स, थ्रू द बेस, ठीक है बेटा। दोनों वॉल्स के दरमियान वैक्यूम रख दिया तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं हो पा रही, एज बोथ रिक्वायर्स मीडियम, एंड वॉल्स को शाइनी कर दिया तो जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक होके अंदर की रेडिएशन अंदर ही रह रही है, बाहर की रेडिएशन बाहर रह रही है, ठीक है बेटा। दैट इज हाउ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन आर बीइंग रिड्यूस्ड ऑन द वॉल्स, ऑन द बेस। अब चलो बेटा टॉप पे चलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो मैंने टॉप के ऊपर एक कैप लगाया हुआ है, कैप ने क्या किया? पानी को एयर से कांटेक्ट ही बनाने नहीं दिया, तो कंडक्शन, सॉरी कन्वेक्शन भी रुक गई, रेडिएशन भी रुक गई, ठीक है। और अगर मैं इस कैप को व्हाइट कलर का प्लास्टिक का कैप कर दूं तो रेडिएशन भी रुक जाएगी, क्योंकि जो हीट एनर्जी अंदर से बाहर एस्केप करना चाह रही होगी वो व्हाइट बीइंग द गुड रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रहने देगी, जो बाहर से अंदर आनी चाह रही होगी वो बाहर ही रहेगी रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है बेटा। कंडक्शन कैप से कैसे रोकी? प्लास्टिक बैड कंडक्टर का कैप बनाया, तो व्हाइट प्लास्टिक कैप चारों प्रोसेस थ्रू द सरफेस रोक रहा है। कैप लगा दिया, कन्वेक्शन और एवोपरेशन नहीं हो पा रही, व्हाइट कैप लगाया, रेडिएशन रिड्यूस हो रही है, और प्लास्टिक का कैप लगाया, कंडक्शन रिड्यूस हो रही है। एंड दैट इज हाउ दिस स्मॉल डिवाइस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हीट रिडक्शन या हीट लॉस रिडक्शन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी बड़ी बहन की शादी थी, तकरीबन 4-5 साल पहले, और भाई एक टेंशन हो गई। हमारा जो
डिस्पेंसर था, वाटर डिस्पेंसर, वो खराब हो गया। मेहमान घर में बैठे हुए हैं, गर्मियों के दिन है, मेहमान को पानी चाहिए, तो अब क्या करें भाई, क्या सिनेरियो? तो अपन ने क्या किया, फुल फिजिक्स अप्लाई कर दी, डीप फ्रीजर पूरा खाली किया, 19 लीटर्स की जो डिस्पेंसर की बॉटल्स होती हैं वो डीप फ्रीजर में रख के उन्हें गर्म ठंडा किया, प्रॉपर 6-7 घंटे उन्हें रख दिया, वो चिल हो गई। देन उन्हें बाहर निकाला। सबसे पहले उनके चारों तरफ, साइड्स, बेस, टॉप, तमाम तरफ मैंने टॉवल माउंट कर दिया। ठीक है, तो टॉवल माउंट करने से क्या हुआ, एयर नियर बाय द साइड्स गॉट ट्रैप्ड। ठीक है, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और कन्वेक्शन भी नहीं हो पा रही क्योंकि एयर ट्रैप हो गई। ठीक है, अब क्या हो सकता है, रेडिएशन। अब उस टॉवल के ऊपर मैंने चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल की रैपिंग कर दी, भाई रेडिएशन भी नहीं हो पा रही। एंड मेहमान शॉक्ड एंड मी रॉक्ड, भाई 24 घंटे से ऊपर ड्यूरेशन हो गई थी लेकिन पानी ठंडा रहा। एंड दैट इज हाउ, विद बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, आई मेड माई डे। या ये कह ले आई, मतलब जो मेहमान आए हुए, पता है ना मेहमान अजीबो गरीब होते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, हाय हाय, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, सब कुछ चुप लगा दी मैंने, जस्ट बिकॉज आई न्यू लिटिल फिजिक्स। तो आप भी इस तरह अपना, यू कैन सेव योर डे। है, नाउ लास्ट डिस्कशन इज हाउ कैन आई इंसुलेट माई हाउस फ्रॉम द सराउंडिंग हीट। फर्ज करें हम रहते हैं साइबेरिया के इलाके में, बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, और हमने अपना हीटिंग यूनिट घर में चलाया हुआ है, मैं नहीं चाहता मेरी हीट बाहर जाया हो। ठीक है, हीटिंग यूनिट की हीट बाहर जाया हो, आई हैव टू मेक श्योर कि हमारे घर में से हीट लॉस कम से कम हो रहा हो। तो बेटा किस तरीके से हम हीट लॉस बचा सकते हैं, सुने। सबसे पहले वॉल्स। बेटा वॉल्स में क्या होता है, हमारे पास एक वॉल और दूसरे वॉल के दरमियान अगर हम लिक्विड फोम का स्प्रे कर दें, लिक्विड फोम क्या होता है बेटा, ऐसा मटेरियल अभी मैंने भी मंगवाया अपने घर के लिए। तो लिक्विड फोम में क्या होता है, आप उसे, जैसे शेविंग फोम होता है ना, वैसा वो फोम निकलता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, एंड थोड़ी देर के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है बेटा, तो फोम कंटेन्स पैकेट्स ऑफ एयर एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब दो वॉल्स के दरमियान एयर आ गई, फोम आ गया, फोम हैज एयर, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो एक वॉल से, अंदर वाली वॉल से बाहर वाली वॉल पे हीट लॉस नहीं हो पाएगा। तो दिस इज हाउ थ्रू द वॉल यू कैन रिड्यूस हीट लॉस। नाउ दूसरा तरीकेकार क्या है बेटा, विंडोज के थ्रू हीट लॉस कैसे रिड्यूस करें। एक ग्लास वॉल और दूसरी ग्लास वॉल के दरमियान एयर ट्रैप हुई हो, इन्हें डबल ग्लेज विंडोज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एयर ट्रैप हुई हुई है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो थ्रू द वॉल्स हीट लॉस रिड्यूस हो गई। ठीक है, सॉलिड्स है ना, कंडक्टर कंडक्शन करते हैं, तो हम कंडक्शन को रोक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जमीन के थ्रू हीट लॉस हमने कैसे रोका बेटा, या तो कारपेट बिछा दिया या तो वुडन फ्लोरिंग कर दी। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ कारपेट कंटेन्स पैकेट्स ऑफ एयर व्हिच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड व्हिच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस तरह हमने जमीन के थ्रू हीट लॉस रिड्यूस कर दिया। ठीक है, दीवार हो गई, खिड़कियां हो गई, फ्लोर हो गया। अब छत पे चलते हैं बेटा, छत के ऊपर हमने फाइबर ग्लास की लेयरिंग कर दी। फाइबर ग्लास बेटा बहुत लाइट ग्लास होता है, प्रेशर के साथ उसके अंदर एयर को इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज व्हाई इट्स लाइटर देन नॉर्मल ग्लास। तो अगेन एयर की बात आ गई, फाइबर ग्लास कंटेन पैकेट्स ऑफ एयर, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज व्हाई हीट लॉस थ्रू एयर हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। ठीक है बेटा, तो छत हो गई, जमीन हो गई, दीवारें हो गई, विंडोज हो गए, और क्या हो सकता है बेटा, विंडो पे कर्टन लगा दें, रेशमी मटेरियल के कर्टन होते हैं, अगेन कपड़ा है, कंटेन्स पैकेट्स ऑफ एयर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है बेटा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेंट योर हाउस व्हाइट। क्यों व्हाइट? पेंटिंग से क्या होगा, हीट विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन द हाउस, वो बाहर रेडिएशन भी रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट इज हाउ यू कैन मेक श्योर आप अपने घर को एज मच एज पॉसिबल सराउंडिंग हीट से आइसोलेट कर सकें। वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। लास्ट सेक्शन का कोई सवाल है तो पूछ लें, देन जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें हम एक क्वेश्चन
Q&A कर लेंगे, आई मीन पास पेपर कर लेंगे. अब्दुल्ला अमर. Sir, I tried this theory. I have a shelf, all right, and I have it painted white. तो एक बार मैंने बाहर रखा, like in the sun. But when I brought it back inside, it was hot. It was with heat. वाइट का मतलब ये नहीं है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है. But it reflects heat, no? इट रिफ्लेक्ट्स हीट, बट आप फिर वही ना, आप कंपैरिजन करते, एक शेल्फ को ब्लैक कर देते, एक को वाइट कर देते, फिर बात करते, ठीक है. फिर आपके सामने Okay. कंपैरिजन आता, वाइट विल बी लेस हॉटर एज कंपेयर टू ब्लैक. How doesn't? Okay, yeah. Okay, I see it. All right, okay. Thank you, sir. Why black is the best absorber and emitter? Why not other color? बेटा अभी मैंने ये बात बताई थी अब अब्दुल्ला अहमर को कि ब्लैक एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन, ठीक है, और रेडिएशन की हीट होती है, दैट इज व्हाई इट हीट्स अप फास्टर. When we'll do chapter 5 ATP, sorry बेटा अब chapter 5 के ATP are I mean almost zero ATPs we have available, ठीक है. एक दफा वो बॉटल वाली एग्जांपल समझा दें, नॉट गेट इट बेटा. बॉटल इज रिड्यूसिंग हीट लॉस बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन है ऑपरेशन, ठीक है बेटा. येलो कलर का पूरा जो एरिया दिख रहा है रेजिस्टो में, इट कंटेन्स वैक्यूम. वैक्यूम विल नॉट अलाउ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है बेटा. बट वैक्यूम रेडिएशन पास करवा सकती है, तो हमने रेडिएशन को रोकने के लिए क्या किया, ग्लास वॉल्स जिनके दरमियान वैक्यूम है उन दोनों ग्लास वॉल्स को सिल्वर पॉलिश कर दी. सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, तो उसने हीट को अंदर ही रखा या बाहर ही रखा, बाहर वाली हीट को बाहर, अंदर वाली हीट को अंदर, ठीक है. तो बाय वॉल्स बाय बेस हमने कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों रोक दिए. अब बचता है ऑपरेशन, जो कि वॉल्स और बेस से नहीं होता, सरफेस से होता है. तो हमने कैप लगा दिया तो ऑपरेशन रुक गई और कन्वेक्शन भी रुक गई. प्लास्टिक का कैप यूज किया, कंडक्शन रुक गई. व्हाइट कलर का कैप यूज किया, रेडिएशन रुक गई. Black is good absorber and emitter, heats up faster and cool down fast, while white is good reflector. However, white is bad absorber. बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, ठीक है. So let me see which questions we have. उसके बाद हम देखते हैं हमें कितने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है. थ्योरी का एक ही है, चलो ये देख लेते हैं बेटा. थ्योरी का एक क्वेश्चन, विच मीन्स ये चैप्टर की अकरेंस थोड़ी सी कम है. ओके सर, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में रेडिएशन हुई है, और जो एटॉमिक रेडिएशन होती है वो परसिस्ट क्यों करती है बहुत बहुत सालों तक. इमाम बारगाह में रेडिएशन हुई है क्या मतलब बेटा, समझा नहीं मैं. एयर बेटा ये है अक्टूबर नवंबर 2024 P22 क्वेश्चन 3 ओ लेवल्स का है. चले बेटा लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं देखें. फिगर 1.1 शोज लेबोरेटरी फ्रीजर, ठीक है. द डोर इज क्लोज्ड and freezer is switched on. A cool liquid is pumped through the copper pipe at the top of the freezer. सही है बेटा. Temperature of the air next to the copper pipe decreases quickly. क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉपर पाइप में कूल लिक्विड है, सही है. और कूल लिक्विड क्या कर रहा है बेटा, फ्रीजर के टॉप पर इट हैज कूल लिक्विड, तो क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर नेक्स्ट टू कॉपर पाइप ऑफ एयर डिक्रीजेस. जाहिर सी बात है, एयर के पार्टिकल जब यहां पर आएंगे और ये पूरा रीजन हमारे पास कोल्ड है, तो एयर के पार्टिकल विल बिकम कूलर, एंड कूलर पार्टिकल क्या करता है बेटा, उनकी डेंसिटी कम होती है, दे फॉल. सही है बेटा. यानी द रेफ्रिजरेटर यूनिट हियर
is cooling the air and जो air है हमारे पास वो किधर जा रही है? Upon cooling, it have greater density, it sinks to the bottom. कह रहे हैं how the temperature of the rest of the air in the freezer decreases. तो बेटा क्या बोलेंगे? Air near the copper pipes becomes cooler, becomes denser, falls. जबकि less dense air rises to the top. ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, पूरे के पूरे फ्रीजर का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता. सही है बेटा? यानी इस सवाल से मुझे एक बात समझ में आती है. इफ यू वांट कन्वेक्शन टू हैपन, तो बॉटम पे हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए, या उल्टी बात कर लें, टॉप पे कूलिंग एलिमेंट होना चाहिए. अब जैसे यहाँ पे टॉप पे कूलिंग एलिमेंट है, तो कन्वेक्शन यहाँ पर हो रही है. ठीक है. सिमिलरली अगर बॉटम पे हीटिंग एलिमेंट होता तो भी कन्वेक्शन हो सकती थी. ठीक है. तो पूरी कहानी 3 मार्क के अगेंस्ट कैसे बताएंगे? देखें, एयर नियर कॉपर पाइप becomes cooler and denser, comma, sinks to the bottom. 1 mark. Second mark, hot air in the freezer rises, is less dense, comma, rises to copper pipes. Third mark, this process continues until thermal equilibrium is established. ठीक है बेटा? And that is how we answer this question against 3 marks. अब इसमें सिनेरियो में कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इतनी सारी जगह दी हुई है, हमने तो 3 लाइनों में ही बात खत्म कर दी. ठीक है बेटा? तो उर्दू का एक मुहावरा है, तो सुनार की एक लोहार की. मतलब सुनार का काम जो है ना डेलिकेसी वाला है. ठीक है. वो 100 टाइम्स हैमरिंग करता है, बट लोहार एक ही मर्तबा हैमरिंग करके काम खत्म कर देता है. यानी स्मार्ट वर्किंग इज बेटर देन हार्ड वर्किंग. ठीक है. सोनार अगर एक ही हथौड़ा मारेगा तो इतना महंगा सोना खराब हो जाएगा. लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, स्मार्ट वर्किंग इज बेटर देन हार्ड वर्किंग. हमने टू द पॉइंट बात की है. ठीक है. बाकी जो लाइन एग्जामिनर ने दी हुई है, एग्जामिनर हर बच्चे का दिल रखता है, तो जो बच्चा लंबी करता है उसके लिए भी एग्जामिनर ने मौके फराम किए हुए हैं. ओके. थिक इंसुलेशन is shown in figure 1.1 is made from the plastic material. बेटा थिक इंसुलेशन क्या है? ये हमारे पास थिक इंसुलेशन. ठीक है. और बाय द वे, अगर आपने कभी किसी ने देखा हो फ्रिज रिपेयर होता हुआ, तो फ्रिज की जो दरवाजा होता है और जो बॉडी होती है उसके अंदर भी फोम होता है. सही है. द प्लास्टिक मटेरियल in the insulation is poor conductor of heat. Describe how thermal energy is transferred through the plastic. बेटा प्लास्टिक मटेरियल में सिर्फ क्या होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. ठीक है बेटा? तो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू प्लास्टिक. कैसे होगी? हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड. 1 mark. Second mark, only by molecular vibration. ठीक है बेटा? यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन आप नहीं करेंगे. And that is how you will answer this question. प्लास्टिक की बात की है, प्लास्टिक में सिर्फ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है. आगे बढ़ते हैं. प्लास्टिक मटेरियल also contains large number of small air bubbles. Explain how air bubbles reduce the transfer of thermal energy
to the insulation. ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा? Air bubbles are trapped in plastic, so they can't move. Air is also a bad conductor of heat. ठीक है बेटा, एयर हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और पार्टिकल्स ऑफ एयर जो है वो हमारे पास क्या हुए हैं बेटा? ट्रैप भी हुए हुए हैं। तो दैट इज वाई हमारे पास सिनेरियो ये बिल्डअप हो रहा है कि हीट लॉस हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, वैसे ये 3 मार्क्स की डिस्कशन हमने बता दी है। यहाँ पे एक एयर ट्रैप हुई हुई है, सही है, सो दे कांट मूव। एक एक इंक्लूड कर लेना यहाँ पे एक बात, हैंस कंडक्शन कन्वेक्शन कैन नॉट अकर, क्योंकि एयर फ्लूइड है, वो कन्वेक्शन करेगी। एयर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट लॉस इज रिड्यूस्ड। अब सही है बेटा, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, यू कैन आस्क, देन विल कंक्लूड द क्लास। And those who don't have any question, they can leave the class. हाफिज हुज़ैफा आईफोन। इब्राहिम बोले बेटा। सर थोड़ा सा नीचे कर देंगे, वो कंप्लीट करना है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ बुशरा, आपको बताएं मुझे। यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। जी बुशरा। सर आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो वर्डिंग होती है ना, मुझे हार्ड लगती है, समझ नहीं आती, लेकिन जब आप समझाते हैं हाईलाइट करके तो मुझे समझ आ जाती है। बट जनरली जब मैं खुद पास पेपर कर रही होती हूँ तो मैं अटक जाती हूँ क्वेश्चन समझने में। लेकिन तो जब आप मुझे क्वेश्चन पढ़ने के समझ आते दौरान हैं ये प्रैक्टिस फॉलो करती हैं, अंडरलाइन सर्किल या हाईलाइट करने वाली? हाँ, आई अंडरलाइन जो पूछा होता है उसको अंडरलाइन करती हूँ, लेकिन वर्डिंग इतनी मुझे हार्ड लगती है। क्वेश्चन घुमाता है, बात बहुत सीधी सीधी पूछी होती है लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है। आई फील लाइक मुझे ज्यादा P2 की प्रैक्टिस करनी चाहिए देन P1। आप एक तरीकेकार फॉलो करें, और वो ये कि यू सॉल्व द पेपर वन कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देन यू रीचेक योरसेल्फ बाय गोइंग थ्रू द मार्क स्कीम। ठीक है, keep on doing this thing. This will help you understand the key terminology the examiner want to see in your paper, and that is how things will get better. ओके सर, उसके अलावा सर आई वांट योर सजेशन। आई हैव 4 रिकॉर्डिंग्स दैट आई हैव टू वॉच, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, कैसे देखूँ? सॉरी, वापस रिपीट करिएगा। मुझे 4 रिकॉर्डिंग्स देखनी है इन अ डे, और मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, लाइक कैसे टाइम टेबल बना के उसको देखूँ? 4 रिकॉर्डिंग इन अ डे क्यों देखनी है आपको? मेरी क्लासेस मिस हो गई थी, मैंने आपको बताया था जन के स्टार्ट में कुछ। अच्छा, तो ओवरऑल 4 रिकॉर्डिंग एक दिन की बन रही है।
नहीं नहीं, बस आज की देखनी है, फिर खत्म, फिर नहीं देखनी कोई रिकॉर्डिंग। मैं ओके। चाह रही हूँ कि सारी रिकॉर्डिंग्स आज ही देख के खत्म करूँ बस। हाँ तो फिर मेरे ख्याल से आप उनकी स्पीड बढ़ाकर उनको गो थ्रू कर सकती हैं। सही है। ओके। एंड अब जो Q&A वाला पार्ट है वो स्किप कर दिएगा। ठीक है। सिर्फ मेरे समझाने वाले पार्ट पे फोकस करिएगा। तो इस तरह आपका लेकिन सर, लेक्चर जो 2 घंटे के जो क्यों, बजाय आप 2 घंटे कंटिन्यू के कंटिन्यू। बजाय आपका लेक्चर जो है वो मेरे ख्याल से 1 घंटा 20 मिनट का रह जाएगा। लेकिन जो Q&A वाले पार्ट होते हैं ना रिकॉर्डिंग में, वो बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो फिर आप वो भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह वेलकम। हाफिज। ऑर्गेनाइज योर गूगल ड्राइव। बेटा देखो, गूगल ड्राइव इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। आप लोग गलती पता है क्या करते हो? आप लोग डायरेक्ट अपनी गूगल ड्राइव पे जाते हो और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आप शेयर्ड विद मी पे क्लिक करते हो, एंड आपके सामने जो आ रहा होता है बहुत बिखरा हुआ है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। मैं जब आपको एक्सेस देता हूं, आपको मेरी तरफ से ईमेल रिसीव होती है। वो ईमेल अपने पास फेवरेट कर लो, पिन कर लो। ठीक है। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स गूगल ड्राइव, आप उस ईमेल के थ्रू एंटर हो। आपको हमेशा फुली क्या कहना चाहिए, कस्टमाइज बोल रहा हूं, फुली ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर मिलेगा। ये देखो कितना ऑर्गेनाइज फोल्डर है ये देख रहे हो? ये देखें, हमारे पास 3 फोल्डर हैं बस, क्रैश बैच, मिड टर्म, रेगुलर बैच। अब क्रैश बैच में क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है। देन आप मिड टर्म की बात करेंगे तो मिड टर्म वाले पार्ट में मिड टर्म की हमारे पास वो हो जाएंगी, क्या कहते हैं, मिड टर्म के सॉल्यूशंस। रेगुलर बैच में गए, सब ऑर्गेनाइज्ड हुआ हुआ है। वो गलती बस वही हो रही है जो आप लोग कर रहे हो कि आप शेयर्ड विद मी पे जाते हो। सही है, तो वो सब बिखरा हुआ आ जाता है। हाँ ऐसा ही है बेटा ताई। कैन आई सेंड यू स्कैन पीडीएफ ऑफ माई सॉल्व पास्ट पेपर्स फॉर चेकिंग बाय योर चेकर, बाय माई चेकर? यस यू कैन। लेकिन अभी उसके हमारे चेकर के पास है ना थोड़ा बर्डन आया हुआ है, मतलब होमवर्क्स भी हैं, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का भी हमारा टेस्ट हुआ है। तो 1 हफ्ते के बाद आप सेंड कर दिएगा, मैं चेक करवा दूंगा। हम एमसीक्यूज कर लें, माई इंटरनेट वो स्लो। नहीं बेटा, एमसीक्यू हमने नहीं किए बेटा, टाइम नहीं बचा एमसीक्यूज का। चले बेटा, यहाँ पे आज की क्लास हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास, एंड विद दैट वी आर थियोरेटिकली डन विद थर्मल फिजिक्स। विद दैट ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सी यू सून इन फिजिक्स वर्ड्स टुमारो। वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ स्पेस फिजिक्स, द लास्ट चैप्टर 6.2। अल्लाह हाफिज।